तो सबसे पहली जो टर्म आती है दैट इज व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है अगर हम अपनी फील्ड्स के अंदर जहां पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं वहां पर आर्टिफिशियली पानी को सप्लाई करते हैं। जो आर्टिफिशियल पानी सप्लाई किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, दैट आर्टिफिशियल सप्लाई इज नोन एज व्हाट? इरिगेशन। उसको हम इरिगेशन कहते हैं। हमें एक्स्ट्रा आर्टिफिशियली अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी क्यों चाहिए? रेनफॉल होती है, हमारे पास ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में पानी स्टोर रहता है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी क्यों चाहिए? हमें एक्स्ट्रा पानी इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास जिस समय पे क्रॉप को जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उतने पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। सो वी हैव टू अप्लाई दी आर्टिफिशियल वाटर। क्यों नहीं होता? सिलेबस में क्या क्या इरिगेशन है, वाटर रिक्वायरमेंट्स है, कैनाल इरिगेशन है, ग्रेविटी डैम्स है, देन सीपेज थ्योरीज है, एंड लास्ट इज व्हाट? रिवर ड्रेनेज। तो इरिगेशन, व्हाई इरिगेशन इज रिक्वायर्ड? एक तो हमारा जो इंडिया है वो लाई करता है कहां से कहां तक? वो हमारा टेम्परेट रीजन में भी है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी है, एंड ट्रॉपिकल रीजन में भी है। आपको पता होगा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का रीजन ट्रॉपिकल रीजन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 35 डिग्री नॉर्थ तक का जो रीजन होता है दैट इज व्हाट? सब ट्रॉपिकल। 35 डिग्री से 66 हाफ तक हमारा क्या होता है? टेम्परेट होता है, और उसके ऊपर हमारा पोलर रीजन आ जाता है। तो हमारा जो लैंड मास है दैट लैंड मास लाइज इन ऑल थ्री ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन फ्रॉम 7 डिग्री अप टू व्हाट? 37 डिग्री नॉर्थ। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर इरिगेशन, क्योंकि हमारा रीजन ऐसा है कि वहां पर सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल नहीं है। किसके पर्पस के लिए? क्रॉप के ग्रोथ पर्पस के लिए। तो आपको आर्टिफिशियली पानी सप्लाई करना पड़ेगा जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट है। मोर ओवर जब आपको रिक्वायरमेंट है, मान लिया आपको क्रॉप को टोटल 100 mm डेप्थ का पानी चाहिए, लेकिन ये 100 mm डेप्थ का पानी एक साथ नहीं चाहिए, उसको एक रेगुलर इंटरवल पे पानी चाहिए। तो आपकी जो रेनफॉल होनी चाहिए वो रेगुलर इंटरवल पर 100 mm होनी चाहिए। मान लिया रेनफॉल हो रही है आपकी 100 mm, जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो एक ही बार में हो रही है। जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट थी तब नहीं हुई। तो अगेन क्योंकि हमें सर्टेन इंटरवल्स पे आपको पानी की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर व्हाट? इरिगेशन फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ। ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। इरिगेशन है क्या? इट इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर एट डिजायर्ड इंटरवल्स फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। पूरे ग्रोथ पीरियड के अंदर डिजायर्ड इंटरवल्स पर जो आर्टिफिशियल पानी को अप्लाई किया जाता है उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। इट सप्लीमेंट्स द वाटर अवेलेबिलिटी। कुछ पानी तो आपके रेनफॉल की वजह से अवेलेबल होता है, कुछ पानी ग्राउंड में सीपेज के कारण या आप कह सकते हो कैपिलरी के कारण पहले से प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो पानी आपने सप्लाई किया दैट इज इरिगेशन वाटर। तो इट इज दी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आपको पता होगा, सप्लीमेंट्री शीट जो होती थी एक्स्ट्रा, तो इट सप्लीमेंट्स दी वाटर अवेलेबिलिटी। जो पानी पहले से प्रेजेंट है उसमें और एडिशन आप कर देते हैं। देन एवरी क्रॉप रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। हर क्रॉप को रेगुलर इंटरवल पर पानी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पानी सप्लाई कर दिया दैट इज इनफ। एट डिजायर्ड टाइम, जब जरूरत है आपको तभी पानी को क्या करना है? सप्लाई करना है। तभी आपकी जो क्रॉप है वो फुल मैच्योरिटी को अटेन करेगी, और जो आपकी आपको यील्ड मिलेगी दैट यील्ड विल बी व्हाट? ऑप्टिमम। आइदर दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय रेनफॉल, या तो ये रिक्वायरमेंट आपकी रेनफॉल से फुलफिल होती है या आपकी रिक्वायरमेंट इरिगेशन से फुलफिल होती है। अगर रेनफॉल आपकी एडिक्वेट है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द इरिगेशन। अगर रेनफॉल आपकी एडिक्वेट नहीं है, यू विल गो फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट, अगर हमने अपने एरियाज को क्लासिफाई कर रखा है रेनफॉल के बेसिस पे कि हमारा जो एरिया है वो कितना डेफिशिएंट है रेनफॉल के अंदर, तो हमारे पास दो रीजन आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल डेफिशिएंसी वी हैव क्लासिफाइड टू रीजंस, वन इज एरिड रीजन एंड सेकंड इज सेमी एरिड रीजन। इसको हम ड्राई और सेमी ड्राई भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एरिड रीजन या ड्राई रीजन वो रीजन है जहां पे रेनफॉल होती ही नहीं है। क्योंकि रेनफॉल होती ही नहीं है तो कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती। तो इरिगेशन मस्ट है इसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। अगर आपने इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी, आपका कोई भी चीज ग्रो नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल लद्दाख हो गया, थार हो गया या कच्छ रीजन हो गया, यहाँ पर अगर आपने इरिगेशन वाटर सप्लाई नहीं किया कोई क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती। सेमी एरिड रीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल डेफिशिएंसी, ये वो रीजन है जहां पर कुछ बारिश होती है और उस कुछ बारिश के कारण जो आपकी इंफीरियर क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो जाती है। सम इंफीरियर क्रॉप्स मे ग्रो विदाउट इरिगेशन। फॉर एग्जांपल तेलंगाना हो गया, बुंदेलखंड हो गया और विदर्भ रीजन हो गया। यहाँ पर बारिश होती है बट इट्स क्वांटिटी इज वेरी लेस। तो केवल कुछ इंफीरियर क्रॉप्स ही ग्रो हो पाती हैं, बाकी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाओगे आप।
अब यहाँ पे एक टर्म आई इंफीरियर क्रॉप। इंफीरियर क्रॉप क्या होता है? इंफीरियर क्रॉप होता है क्रॉप दैट कल्टिवेटेड इंफीरियर कंडीशन, जो इंफीरियर कंडीशन में ग्रो हो जाती है। अब इंफीरियर कंडीशन क्या है? कि आपकी सोइल खराब है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, वेदर ऐसा है कि आपकी क्रॉप ग्रो ही नहीं हो पा रही है, या लैंड मास ऐसा है कि आपकी क्रॉप ग्रो ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए इनहिबिटेड है, मतलब वो क्रॉप को ग्रो होने नहीं देती, उन कंडीशंस को बोलते हैं इंफीरियर कंडीशन। और उन इंफीरियर कंडीशन के अंदर भी अगर कोई क्रॉप ग्रो हो जाती है, दैट इज नोन एज व्हाट? इंफीरियर क्रॉप। इनके एग्जांपल है क्या? ज्वार एंड बाजरा। नेक्स्ट, इंफीरियर क्रॉप्स की जो यील्ड होती है वो बहुत कम होती है और सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा होता है। मतलब आपने जितनी सीड्स को ग्रो किया उसमें से बहुत ही कम क्वांटिटी की सीड्स जर्मिनेट करती हैं, और जो जर्मिनेट करती हैं उसमें से भी बहुत ही कम क्वांटिटी में आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो आपको मिलती है। तो यील्ड कम है और सुसाइडल रेट क्या है? ज्यादा। अब बात आती है कि यील्ड क्या है? यील्ड क्या है? यील्ड है आपको कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट एरिया के अंदर। एरिया के अंदर कितने टन आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो हुई, दैट इज नोन एज यील्ड। हेक्टेयर्स आपको बताइए, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू व्हाट? 10⁴ मीटर। तो यील्ड क्या है? कितना क्रॉप आपकी ग्रो हुई, कितने टन क्रॉप आपकी ग्रो हुई पर यूनिट एरिया। I hope I am audible now. There is some slide buffering. I मैं क्या बता रहा था? रेनफॉल डेफिशिएंसी के बेसिस पे आपने एरिया को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एरिड रीजन एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड रीजन वो रीजन है जहां पर बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती, वहां पर कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होती। सेमी एरिड रीजन वो रीजन है जहां पर कुछ बारिश होती है, उसके कारण इंफीरियर क्रॉप ग्रो हो जाती है। इंफीरियर क्रॉप वो क्रॉप है जो इंफीरियर कंडीशन में ग्रो होती है। इंफीरियर कंडीशन मतलब जो आपके क्रॉप की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल अच्छी नहीं है, वाटर अच्छा नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और क्रॉप के एग्जाम्पल है ज्वार एंड बाजरा। इंफीरियर क्रॉप्स की जो यील्ड होती है वो लो होती है, सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा होता है। यील्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आया लो यील्ड। यील्ड का मतलब है कितने टन आपकी क्रॉप ग्रो हो रही है पर यूनिट हेक्टेयर या पर यूनिट एरिया। अब बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज के एडवांटेजेस क्या हैं? इरिगेशन फैसिलिटीज के एडवांटेजेस हैं कि जितनी मैक्सिमम यील्ड हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यील्ड, या आप कह सकते हो मैक्सिमम यील्ड, वो आपको मिलती है किसके कारण? ड्यू टू दी इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होंगी तो जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो आप कभी सोइल के अंदर नहीं बना पाओगे। अगर आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को नहीं रख पाओगे सोइल में, तो या तो मॉइस्चर कंटेंट कम होगा या मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो प्लांट को सफिशिएंट पानी नहीं मिल रहा, प्लांट को सफिशिएंट पानी नहीं मिल रहा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, प्लांट को सफिशिएंट एयर नहीं मिल रही फ्रॉम द रूट्स, दैट्स व्हाई अगेन इट्स यील्ड विल बी लेस। चाहे पानी आपका ज्यादा हो, चाहे पानी आपका कम हो, आपको जो यील्ड मिलेगी इट विल बी लेस। क्योंकि पानी को रूट्स के थ्रू क्या क्या ट्रांसफर होता है? हवा, एयर ट्रांसफर होती है, वाटर ट्रांसफर होता है और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है तो एयर नहीं जा पाएगी, एयर नहीं जा पाएगी, ग्रोथ विल बी लेस। पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर की कमी हो जाएगी, जैसे ही वाटर की कमी होगी अगेन योर क्रॉप ग्रोथ विल बी लेस। सो ऑप्टिमम ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज लगानी पड़ेगी, दैट इज फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है? एक ही समय पर एक ही फील्ड पे आपने दो क्रॉप्स को ग्रो कर रखा है। एक ही फील्ड पर
एक ही समय पे आपने दो क्रॉप्स को ग्रो कर रखा है, अगर ऐसा कर रखा है इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। तो आप क्या मानते हो, आप ये मानते हो कि जो हमारी ब्लू वाली क्रॉप है इसको पानी चाहिए 10 ml, और जो ये रेड वाली क्रॉप है इसको आप मानते हो कि रेड वाली क्रॉप को पानी चाहिए 100 ml। तो आप ये, जब आप मिक्स क्रॉपिंग करते हो आप ये मान के करते हो कि अगर रेनफॉल ज्यादा हुई तो हमारी ये रेड वाली क्रॉप ग्रो कर जाएगी, अगर रेनफॉल कम हुई हमारी ये ब्लू वाली क्रॉप ग्रो कर जाएगी। तो हमें कुछ ना कुछ यील्ड तो मिलेगी अपने फील्ड से। अगर आपने एक ही क्रॉप को लगा दिया जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, आपने ये रेड वाली क्रॉप को लगा दिया और बारिश कितनी हुई, बारिश हुई मात्र 20 ml, तो क्या क्रॉप ग्रो हो पाएगी? क्रॉप ग्रो ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पे क्या है, कुछ तो चांसेस हैं, कम से कम ब्लू वाली तो ग्रो करी जाएगी, रेड वाली ना भी ग्रो करे तो इसीलिए मिक्स क्रॉपिंग किस लिए की जाती थी? मिक्स क्रॉपिंग पहले इसलिए की जाती थी कि जैसे ही रेनफॉल होगी, हमें पता नहीं होता था कितनी रेनफॉल होगी, तो जैसी रेनफॉल होगी उसके बेसिस पे हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉप मिल जाएगी। अभी क्या है, हम मिक्स क्रॉपिंग को हटा के क्या कर रहे हैं, फुल एरिया में जितने पानी हमारे पास है उस पानी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को लगा रहे हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग का एलिमिनेशन हो चुका है। किसके कारण हो चुका है? इरिगेशन फैसिलिटीज के कारण हो चुका है। देन आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, हम एक जगह से पानी को लेके आ रहे हैं दूसरी जगह पर, तो जो हम लेके आ रहे हैं पानी को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। जो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम थी, यहाँ पर जब हम इरिगेशन करेंगे तो इरिगेशन के साथ साथ कुछ पानी यहाँ पे जाएगा, ग्राउंड वाटर में नीचे जाएगा। जब ग्राउंड वाटर टेबल में जाके नीचे मिलेगा तो ये ग्राउंड वाटर टेबल का आपका क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। सो इट इज व्हाट, आर्टिफिशियल रिचार्ज। तो जो कन्वेयंस है वहां से भी आर्टिफिशियल रिचार्ज होगा और जो फील्ड है वहां से भी आर्टिफिशियल रिचार्ज होगा ग्राउंड वाटर। देन इंटरबेसिन ट्रांसफर, जहां पानी की ज्यादा अवेलेबिलिटी है वहां से आपने पानी को ट्रांसफर कर दिया जहां पानी की कम अवेलेबिलिटी है, तो एक बेसिन से दूसरे बेसिन पर आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अपने पानी को। दिस इज दी फोर्थ एडवांटेज। फिफ्थ एडवांटेज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। जहां से आप पानी को लेके आ रहे हो वहां से, यहाँ जहां पर रिक्वायरमेंट थी वहां तो फुलफिल किया आपने, जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसको तो फुलफिल किया। अब आपने एक चैनल बना दिया, इस चैनल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो गिव डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सप्लाई। आप डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सप्लाई भी कर सकते हो। देन सॉइल कंजर्वेशन, जब पानी आ जाएगा तो होगा क्या, यहाँ की सॉइल क्या थी, सूखी थी, यहाँ की सॉइल सूखी है तो ग्रास भी ग्रो नहीं करेगी, ट्री भी ग्रो नहीं करेगा, तो हवा के कारण क्या होगा, मिट्टी ट्रेवल करेगी इधर से उधर, तो सॉइल का इरोजन हो जाएगा। लेकिन जब पानी यहाँ से आया तो यहाँ की सॉइल क्या हो गई, यहाँ की सॉइल में पानी आ गया, पानी आ गया उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रास भी होगी, यहाँ पर ट्रीज भी होंगे, ग्रास भी होगी, ट्रीज भी होंगे, क्रॉप भी होगी। उसके कारण होगा क्या कि आपकी सॉइल क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो जल्दी से इरोजन नहीं होगा उस सॉइल का। अगर जल्दी से इरोजन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, सॉइल कंजर्व हो गई, एक तरह से क्या हो गया, एफोरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन कम हो गई, ग्रीन कवर क्या कर गया, बढ़ गया। इनलैंड नेविगेशन, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पानी को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर चैनल बनाएंगे, इस चैनल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो, शिप बोट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो या गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो। नेविगेशन मास ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बन जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, पहले इतने एरिया में आपको जो यील्ड मिल रही थी दैट इज मान के चल रहे हैं कि 30 टन मिल रहे थे आपकी क्रॉप, लेकिन ड्यू टू दिस इरिगेशन फैसिलिटीज अब आपको इसी एरिया से 50 टन आपको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। तो फूड की जो प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन जो है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया बाय व्हाट, 20 टन। इंक्रीज इन व्हाट, फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, जनरेशन, या फिर पहले जिस फील्ड में आप क्रॉप उगा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, बारिश नहीं होती थी, अब ड्यू टू द इरिगेशन फैसिलिटीज आपने यहाँ पर क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया तो अगेन फूड प्रोडक्शन विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एक बेसिन से जब आप दूसरे बेसिन में ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर आप क्या बनाते हो, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाते हो, उन स्टोरेज स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हो, बिजली भी पैदा कर सकते हो, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में भी काम आता है। देन फ्लड एंड ड्रॉट कंट्रोल, फ्लड को भी बचाता है और ड्रॉट को भी बचाता है। फ्लड को कैसे बचाता है, जिस बेसिन में ज्यादा पानी है वहां से आपने पानी निकाल दिया तो फ्लड बच गया, जिस बेसिन में पानी की कमी है वहां पर आपने पानी को सप्लाई कर दिया, ड्रॉट से बच गए। एंड जनरल प्रोस्पेरिटी, अगर किसी एरिया के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है उस एरिया की ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो जनरल प्रोस्पेरिटी भी आपको मिलती है। नेक्स्ट, यील्ड तो आप देख ही चुके हो। नेक्स्ट इज मिक्स क्रॉपिंग, मैंने आपको बता दिया, दो से ज्यादा क्रॉप, दो या दो से ज्यादा क्रॉप अगर आप एक ही फील्ड पर उगा रहे हो एक ही समय पर, उसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स क्रॉपिंग की वजह से होता क्या है, यील्ड कम मिलती है और मार्केट वैल्यू भी, जो यील्ड मिलती है उसकी मार्केट वैल्यू भी कम होती है। इंटरनेट आज बहुत गोल गोल घूम रहा है मेरा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी ठीक है ना,
इस साइड से ठीक है, आप एक बार वो फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके करो, हो जाएगा। इंटर बेसिन ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया, जिस बेसिन में ज्यादा पानी अवेलेबल है वहां से मैंने क्या किया, पाइपलाइन बिछाई, और जहां पे मेरा कम पानी था वहां पे मैंने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट सॉइल कंजर्वेशन मैंने आपको बता दिया, आपने यहाँ पे ग्रास वगैरह ग्रो कर दी, उसके कारण से हुआ क्या, यहाँ भी ग्रास ग्रो कर दी, उससे हुआ क्या, यहाँ की जो सॉइल है वो इरोड नहीं होगी, सॉइल इरोजन विल नॉट टेक्स प्लेस, सॉइल कंजर्वेशन विल बी देयर। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता है, जहां पर भी आप पानी की अवेलेबिलिटी करते हो, आप शिप और बोट के माध्यम से भी जा सकते हो, और जो आपने ये रास्ते बना रखे हैं इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हो बाय दी अलोंग दी लेंथ ऑफ दी कैनाल। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एडवांटेजेस हमने देख लिए, नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है, इरिगेशन के कारण वाटर लॉगिंग हो सकती है, डिजीज स्प्रेड हो सकती है, नाइट्रेट सीप कर सकते हैं, डैम्पनेस हो सकता है वेदर में, और मार्शी लैंड्स फॉर्म हो सकते हैं। वाटर लॉगिंग क्या, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है हमारे इरिगेशन में कि हमारा जो रूट जोन है, हमारा जो रूट जोन है, अगर इसके अंदर कहीं पर भी वाटर टेबल आ गया, देन दैट लीड्स टू व्हाट, वाटर लॉगिंग, तब हमारा वाटर लॉगिंग होगा। और यहाँ पर जो रूट्स में वॉइड्स होंगे, उन वॉइड्स के थ्रू एयर नहीं जा पाएगी। हमें क्या चाहिए, एयर भी सप्लाई करनी है, वाटर भी सप्लाई करना है, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करने हैं। अगर हमारी वाटर टेबल आ गई कहाँ पर, रूट जोन के अंदर, तो होगा क्या कि हमारी एयर की सप्लाई रुक जाएगी, और जैसे ही एयर की सप्लाई रुकेगी, योर यील्ड विल बी लेस। तो अगर आपने ज्यादा इरिगेशन प्रोवाइड कर दी, वाटर लॉगिंग के होने के चांसेस होते हैं, और अगर वाटर लॉगिंग हो गई, अगेन योर यील्ड विल बी लेस, यील्ड कम हो जाएगी। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस का मतलब है, अगर यहाँ पे वाटर टेबल ऊपर आई तो पानी भरा हुआ है ग्राउंड में, अगर पानी भरा हुआ है तो आपको पता है कि जहां पर डैम्पनेस होती है वहां पर मॉस्किटोज ग्रो करने लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े ग्रो करने लग जाते हैं, एंड फॉर बिकॉज ऑफ देम डिजीजेस स्प्रेड होने लग जाती है। देन द सीपेज ऑफ नाइट्रेट्स, जो हम यहाँ पर फर्टिलाइजर डालते हैं, होता क्या है कि जब हम पानी को सप्लाई करते हैं इरिगेशन वाटर, तो इरिगेशन वाटर यहाँ से नीचे जाता हुआ ग्राउंड वाटर टेबल में जाके भी मिलता है। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं क्या, फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर्स हमारी कहाँ पे चले जाते हैं, पानी के अंदर, और फिर इस पानी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग। तो बेबीज के अंदर नाइट्रेट अगर पहुंचता है किससे ज्यादा, 45 mg पर लीटर से ज्यादा, तो वहां पर डिजीज कौन सी हो जाती है, मेथ हेमोग्लोबिनेमिया। तो होता क्या है कि ड्यू टू दी एक्सेस नाइट्रेट आपके डिजीज हो जाती है बच्चों को। तो अगेन नाइट्रेट्स की सीपेज हो जाती है कहां पर, ग्राउंड वाटर टेबल में। फिर अगर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा, और अगर इवापोरेशन रेट बढ़ा तो जो ऊपर एयर है उसके अंदर क्या होंगे, जो वॉइड्स हैं वो पानी से फिल हो जाएंगे, तो वेदर कैसा हो जाएगा, वेदर विल बी डैम्प। और अगर पानी की अवेलेबिलिटी है और ज्यादा टाइम तक ये पानी रहता है आपके ग्राउंड सरफेस पर, तो होगा क्या, वो दलदल में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, मार्शी लैंड्स। और अगर मार्शी लैंड्स में कन्वर्ट हो गया, ना तो आप क्या कर पाओगे, फार्मिंग ऑपरेशंस कर पाओगे, ना ही कोई क्रॉप ग्रो हो पाएगी। These are the disadvantages of what, irrigation. Yes, blue baby disease. So irrigation leads to what, wet climate, ambient growth of microorganisms will take place that increase the risk of what, waterborne diseases. तो कौन सी इरिगेशन हमारी वाटर लॉगिंग को सपोर्ट करती है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव इरिगेशन। इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब होता है बस पानी को अंधाधुंध सप्लाई करना है, कहां पर, अपने ग्राउंड के ऊपर, जितना पानी अवेलेबल है सारा ग्राउंड के ऊपर डाल दो, उसको बोलते हैं इंटेंसिव इरिगेशन। तो इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग होती है। तो अगर आपको वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना है तो आप क्या करोगे, यू विल डू एक्सटेंसिव इरिगेशन, आप एक्सटेंसिव इरिगेशन करोगे। इफ इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब क्या है, इफ वाटर इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड ओवर द लैंड फॉर सम टाइम, देन इट मे लीड टू इंक्रीज इन वाटर टेबल। अगर पानी आप ज्यादा बार सप्लाई करोगे, वाटर टेबल बढ़ेगी, वाटर टेबल बढ़ेगी तो वो रूट जोन डेप्थ में आ जाएगी, और जैसे ही वो रूट जोन डेप्थ में आएगी तो वो पोर्स को चौक कर देगी, पोर्स को चौक कर देगी जो रूट्स में प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एरेशन, हेंस जो आपकी यील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यील्ड रिड्यूसेस। फ्री फ्लडिंग, यस कह सकते हो फ्री फ्लडिंग, बट इट इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक तरह से टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इरिगेशन वाटर का। फ्री फ्लडिंग अगर आप वहां पर प्रोवाइड कर रहे हो जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो वहां पर वो वाटर लॉगिंग नहीं करेगा। इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब फ्री फ्लडिंग नहीं है, इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी आप पानी सप्लाई कर रहे हो। फ्री फ्लडिंग आप करते कब हो, तब करते हो जब रिक्वायरमेंट होती है आपकी पानी। ना वी यूज फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन रूट जोन में प्रेजेंट होता है, वो ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, फिर वो ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में नाइट्रेट जब जाता है तो इट कॉजेज व्हाट, ब्लू बेबी डिजीज, वो ब्लू बेबी डिजीज करता है। फर्टिलाइजर में क्या होता है, यूरिया,
किससे बना होता है, NH2CO NH2, इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट। तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। मतलब अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन इन रूट्स के माध्यम से, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकता, वो रूट्स के थ्रू क्या लेता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लेता है, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, तो इन न्यूट्रिएंट्स को लेता है वो। तो यहाँ पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना होता है। और ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन तब होगा जब यहाँ पर अवेलेबिलिटी किसकी होगी, एयर की अवेलेबिलिटी होगी। तो अगर वाटर लॉगिंग हो गई तो ये एयर अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल नहीं होते। अगर वाटर लॉगिंग नहीं है, एयर अवेलेबल है, नाइट्रोजन है, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। और ये जो नाइट्रेट है अगर ये वाटर टेबल में जाके मिल जाती है देन इट्स अगेन हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग। तो अगर इस पानी को आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हो अगेन इट्स हार्मफुल। इस प्रोसेस को आप एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, नाइट्रोजन से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इरिगेशन। दो चीजें आएंगी, एक है डिस्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड, एक है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। पानी को कहां से लेके आए, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। पानी को फील्ड के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। तो अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन मतलब पानी को कहां से लेके आए, सरफेस से पानी को लेके आए हो या सब सरफेस से लेके आए हो। तो इरिगेशन के दो प्रकार हैं, एक सरफेस है, एक सब सरफेस है। पानी को सब सरफेस से लेके आ रहे हो इरिगेशन पर्पस के लिए, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। पानी को सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। सर थोड़ा स्लो कीजिए, इट इज क्वाइट स्लो। मेरे ख्याल से कितनी स्लाइड हुई है, वी हैव रीच्ड अप टू 13 स्लाइड और मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया होगा। वी हैव कंप्लीटेड द हाफ एन आवर, इट्स क्वाइट स्लो। ओके, आई विल ट्राई टू बी मोर स्लो। सरफेस, सब सरफेस। सब सरफेस क्या है, वो इरिगेशन है जो आप रूट डायरेक्टली रूट जोन में पानी को सप्लाई कर रहे हो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सरफेस इरिगेशन है आप सरफेस के ऊपर पानी को सप्लाई कर रहे हो, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन हटाते हैं, फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन के अगेन दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज पेरेनियल, सेकंड इज फ्लड। फिर पेरेनियल के अगेन दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकंड इज स्टोरेज। सर एक बार नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन से ऑक्सीडेशन होके बनता है नाइट्राइट, नाइट्राइट से ऑक्सीडाइज होके बनता है नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये नाइट्रिफिकेशन है, ये आप दो प्रकार से दो मेथड है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्राइट को नाइट्रेट। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। या एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, यहाँ पे इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए, सरफेस में फ्लो, लिफ्ट, फ्लो में पेरेनियल, फ्लड, पेरेनियल में डायरेक्ट, स्टोरेज। एक एक करके उठाते हैं। सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन, इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड। अगर आप सरफेस के ऊपर पानी सप्लाई कर रहे हो, सरफेस इरिगेशन। कितने प्रकार का था सरफेस इरिगेशन, दो प्रकार का था, पहला था फ्लो, दूसरा था लिफ्ट। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, आप नीचे से पानी को पंप के माध्यम से ऊपर लेके आते हो और फिर सरफेस के ऊपर सप्लाई करते हो, लिफ्ट इरिगेशन। वाटर लिफ्टेड बाय द मैकेनिकल और मैनुअल मेथड फ्रॉम बिलो द एग्रीकल्चर फील्ड, फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल और ओपन वेल। तो पहले जमाने में ओपन वेल से पानी लेते थे, आज के जमाने में ट्यूबवेल से पानी लेते हैं। अब बात करते हैं सरफेस इरिगेशन में फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, पानी रिवर से या कैनाल से लेके आते हो कहां पर, अपने ग्राउंड तक। तो जब आप रिवर या कैनाल से पानी अपने ग्राउंड तक लेके आते हो तो आप पंप का यूज नहीं करते, आप किसका यूज करते हो, ग्रेविटी का यूज करते हो। तो आप ड्यू टू ग्रेविटी पानी को सप्लाई करते हो, किसमें, फ्लो इरिगेशन। लिफ्ट में किसका हेल्प लेते हो, मैकेनिकल या मैनुअल मेथड, मतलब पंप की हेल्प लेते हो। तो सरफेस इरिगेशन दो पार्ट, फ्लो, लिफ्ट। अब फ्लो इरिगेशन के दो पार्ट हैं, फ्लो इरिगेशन के दो पार्ट हैं, जिसमें पहला है आपका पेरेनियल इरिगेशन और दूसरा है आपका फ्लड इरिगेशन। तो पेरेनियल इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड एंड अवेलेबल थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। जितना भी क्रॉप पीरियड है उसमें आपके पानी की अवेलेबिलिटी है, जब मर्जी तब आप पानी सप्लाई कर सकते हो। तो जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट है तब आप अगर पानी सप्लाई कर सकते हो, उस इरिगेशन को बोलते हैं पेरेनियल इरिगेशन।
फ्लड इरिगेशन क्या है कि आपको कुछ समय के लिए ही पानी उपलब्ध है, फिर पूरी क्रॉप पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ समय समय पर आपको पानी उपलब्ध होता है। इसको बोलते हैं इनंडेशन इरिगेशन भी बोलते हैं या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कंट्रोल्ड इरिगेशन कौन सी होती है, पेरेनियल इरिगेशन। आपसे कोई पूछे अनकंट्रोल्ड इरिगेशन कौन सी होती है, इट इज अ फ्लड इरिगेशन। इसमें क्या होता है, सोइल केप्ट इन सबमर्ज्ड कंडीशन इन दिस इरिगेशन, वाटर इज फ्लडेड सो दैट सैचुरेशन ऑफ लैंड टेक्स प्लेस। इन जनरल इसको अडॉप्ट करते हैं जहां पर रिवर होते हैं। तो जब रिवर में पानी है फ्लड कर दो, जब रिवर में पानी नहीं है आप ग्राउंड में पानी सप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो एक बार में ही हम रिवर अपने सोइल को सैचुरेट कर देते हैं फ्लड इरिगेशन से। पेरेनियल इरिगेशन में इसको हम कंट्रोल्ड इरिगेशन बोलते हैं। इसमें हम पानी को जब मर्जी तब सप्लाई कर सकते हैं। तो जब मर्जी तब सप्लाई कर सकते हैं तो इसके भी दो पार्ट है, पहला है आपका डायरेक्ट इरिगेशन और दूसरा है आपका स्टोरेज इरिगेशन। तो अगर आपने रिवर से केवल क्या किया है, पानी को डाइवर्ट करके अपने फील्ड पर लेके आए हो, इट इज नोन एज डायरेक्ट इरिगेशन। अगर आपने रिवर में पहले पानी में डैम या रिवर में पहले डैम बना के पानी को स्टोर किया, उस स्टोरेज वाटर को अपने ग्राउंड पर लेके आ रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट, स्टोरेज इरिगेशन। तो पहले है आपका क्या, सरफेस सब सरफेस। सरफेस सब सरफेस में सरफेस पढ़ते हैं। सरफेस में दो पार्ट है, सरफेस के दो पार्ट कौन कौन से हैं, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट में मैकेनिकल पर्पस का यूज करते हो, फ्लो इरिगेशन में आप क्या यूज करते हो, केवल ग्रेविटी का यूज करते हो। फ्लो इरिगेशन के अगेन दो पार्ट है, फर्स्ट इज पेरेनियल, सेकंड इज व्हाट, फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में जब पानी की अवेलेबिलिटी है पानी सप्लाई कर दो, सॉइल को फुली सैचुरेट कर दो। पेरेनियल इरिगेशन पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा है, जब जरूरत है तब सप्लाई करना है। पेरेनियल इरिगेशन अगेन दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और स्टोरेज। अगर आप रिवर से डायरेक्टली पानी सप्लाई कर रहे हो डाइवर्ट करके, डायरेक्ट इरिगेशन। अगर आप रिवर में पहले पानी को स्टोर कर रहे हो, उस स्टोरेज वाटर को सप्लाई कर रहे हो, गो फॉर स्टोरेज इरिगेशन। तो वाटर अगर डाइवर्ट कर रहे हो विद हेल्प ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क अक्रॉस द सोर्स डायरेक्ट, अगर डैम कंस्ट्रक्ट करके पानी को स्टोर कर रहे हो, इट इज नोन एज स्टोरेज इरिगेशन। तो ये क्या है, ये है आपके टाइप्स ऑफ। तो ये देखो वियर या बैराज बनाया आपने, पानी को बस डाइवर्ट किया, यहाँ स्टोर नहीं किया। यहाँ पे क्या किया आपने, पहले पानी को स्टोर करा है, उसके बाद कैनाल में क्या करा है, पानी को सप्लाई किया। सो दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज व्हाट, स्टोरेज इरिगेशन। तो ये था टाइप ऑफ इरिगेशन में सरफेस इरिगेशन के पास। नाउ सब सरफेस इरिगेशन। यहाँ पर हम सरफेस को वेट नहीं करते हैं, वी डू नॉट वेट द सरफेस। वाटर को हम डायरेक्टली अप्लाई कहाँ पर करते हैं, रूट जोन में करते हैं। सो दिस इज द प्लांट, ये रूट जोन है, दिस इज द रूट जोन। इस रूट जोन में हम पानी की सप्लाई करते हैं, फिर प्लांट इस वाटर को यूटिलाइज करता है विद हेल्प ऑफ कैपिलरी। अब सब सरफेस में दो पार्ट था, पहला था नेचुरल, दूसरा था आर्टिफिशियल। हो सकता है कि आपका जहां पर फील्ड है उसके साथ में से रिवर या कुछ जा रहा है और वहां से पानी सीप करता हुआ आपके ग्राउंड में आ रहा है, तो ये है नेचुरल। क्या आपने क्या किया, आपने ड्रिप इरिगेशन का यूज किया या फिर अपने ग्राउंड में पाइप्स ले कर दिए, जहां पर रूट जोन में नीचे की तरफ पाइप ले करे और उन पाइप में से आप क्या कर रहे हो, पानी की सप्लाई कर रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस को वेट नहीं किया, सरफेस के नीचे आप पानी की सप्लाई कर रहे हो, एंड दैट वाटर कैन बी सप्लाइड नेचुरली। वो पानी नेचुरली भी ग्रेविटी एक्शन के कारण आ सकता है, या आपने उसको विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड पंप पानी को सप्लाई किया। क्लियर? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ इरिगेशन कि आप पानी को कहां से लेके आ रहे हो और पानी को कहां पर सप्लाई कर रहे हो। अब बात करते हैं पानी को उस फील्ड के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट, टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें आपके आते हैं, फर्स्ट इज फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग, दूसरा है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, तीसरा है चेक फ्लडिंग, चौथा है बेसिक फ्लडिंग, फिफ्थ है फरो, सिक्स्थ है स्प्रिंकलर एंड सेवंथ है आपका ड्रिप इरिगेशन। अब बात करते हैं फ्री फ्लडिंग की। फ्री फ्लडिंग में आप क्या करते हो, फ्री फ्लडिंग में आप पानी को ग्राउंड के ऊपर छोड़ देते हो, बस उसको कंट्रोल नहीं करते। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वाइल्ड फ्लडिंग। तो आपने देखा होगा एक होते हैं पालतू जानवर और एक होते हैं जंगली जानवर। तो जंगली जानवर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो पालतू जानवर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक तरह से क्या है, जंगली है। मतलब एक बार पानी को छोड़ा तो आपको कोई मतलब नहीं है वो पानी कहाँ जा रहा है। तो ये आपने पानी को यहाँ से सब्सिडरी डिच में लेके आए और वहां से पानी को छोड़ दिया, और अब पानी कहाँ जा रहा है, यू डोंट नीड टू सी दैट। ये इस तरह की इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आप कब सप्लाई करते हो, यूज व्हेन टोपोग्राफी इज इरेगुलर। जब आपकी टोपोग्राफी इरेगुलर है, या तो आप पहले उसे रेगुलर करो तब आप बाकी मेथड्स यूज कर सकते हो। टोपोग्राफी इरेगुलर है, गो फॉर फ्री फ्लडिंग। टोपोग्राफी आपकी रोलिंग लैंड है, गो फॉर फ्री फ्लडिंग। स्टीप स्लोप है, गो फॉर व्हाट, फ्री फ्लडिंग।
इसका एग्जाम्पल क्या है, राइस जहां पर ग्रो करते हैं वहां पर हम फ्री फ्लडिंग करते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, ditches are excavated into the field maybe either on the contour side or up or down the slope। आप डाउन दी स्लोप या कंटूर साइड में आपने क्या किया, डिचेस को बनाया। मतलब क्या है, ये डिच बनाई, इसके दोनों साइड भी आप क्या कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो, या आप एक साइड भी इरिगेशन कर सकते हो। इसका मतलब ये है। सेकेंड, वाटर फ्रॉम दीज डिचेस विल बी सप्लाइड टू द क्रॉप। इन डिचेस से पानी क्रॉप को सप्लाई करा। जब पानी डिच से छोड़ते हो तो नो एफर्ट इज मेड टू कंट्रोल। आप कोई एफर्ट नहीं लगाते कंट्रोल करने में, जहां जा रहा है भाई तू जा, ठीक है, इट फ्लोज फ्रीली। अब इसके कारण हुआ क्या, क्या आपने जब पानी सप्लाई करा उससे पहले लैंड को प्रिपेयर किया? क्या आपने उस लैंड की जो अंड्यूलेशंस थी उनको कम किया? नहीं किया। अगर आपकी लैंड इरेगुलर थी तो आपने इरेगुलर लैंड को ही रहने दिया। तो इसका मतलब क्या है, लैंड को प्रिपेयर नहीं करा, लैंड को प्रिपेयर नहीं करा तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। लैंड को प्रिपेयर करने की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। अगर लैंड को प्रिपेयर ही नहीं करा तो जो लेबर लगती है आपके लैंड को प्रिपेयर करने में, तो उसकी लेबर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई, कम हो गई। एफिशिएंसी ऑफ वाटर, अब आप पानी अंधाधुंध सप्लाई कर रहे हो तो उसमें से आपको पता है अगर पानी आपने ज्यादा सप्लाई किया तो क्या सारा पानी क्रॉप की ग्रोथ के लिए यूज होगा? नहीं, कुछ पानी इवोपरेशन में चला जाएगा, कुछ रन ऑफ लॉसेज में चला जाएगा, कुछ सीपेज में चला जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई। अगर आपने 100 मीटर क्यूब पानी डाला तो उसमें से हो सकता है मात्र 20 मीटर क्यूब पानी आपका सुटेबली यूज हो, बाकी सारा वेस्टेज हो। तो वेस्टेज बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी रिड्यूसेस, एफिशिएंसी कम हो गई। तो फ्री फ्लडिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बढ़ गई, आपको 100 मीटर क्यूब पानी सप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको 20 मीटर क्यूब पानी मिलता। देन यूज फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। फ्री फ्लडिंग को इन जनरल हम क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए यूज करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर हमने फार ग्रोइंग क्रॉप को यूज किया तो सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल है, तो आपके लॉसेस, इवोपरेशन लॉसेस बढ़ जाते हैं। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में सरफेस एरिया बहुत कम है, तो आपका इवोपरेशन लॉसेस क्या हो जाते हैं, दे रिड्यूसेस। इवोपरेशन लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं तो कुछ एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है वहां पर आप इस टेक्निक का यूज करते हो। देन सब्सिडरी डिचेस 20 से 50 मीटर की स्पेसिंग पे आप लगाते हो। मतलब एक सब्सिडरी डिच ये है, एक ये है, मतलब इसके बीच में जो गैप होता है दैट इज व्हाट 20 टू 50 मीटर। यहाँ से पानी को आप फिर आउटलेट के माध्यम से बाहर निकाल देते हो। अब ये सारे जो भी कंपोनेंट्स, जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ, आउटलेट, डिच, ये सब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जो स्पेसिंग है वो डिपेंड करती है कि सॉइल का टेक्सचर क्या है, किस तरह की क्रॉप उगा रहे हो, टाइप ऑफ क्रॉप और स्लोप ऑफ द ग्राउंड, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सब्सिडरी डिचेस के बीच में स्पेसिंग कितनी है। तो ये आपने क्या कर रखा है, फ्री फ्लडिंग कर रखी है। दिस इज द फ्री फ्लडिंग, पानी को ऐसे छोड़ दिया है, बस जहां जा रहा है जाने। नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक थी, दैट इज बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग। इसमें आपने लैंड को डिवाइड किया हुआ है स्ट्रिप्स के अंदर। लैंड को डिवाइड किया हुआ है स्ट्रिप्स के अंदर। ये देखो, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिप, दिस इज सेकंड स्ट्रिप, दिस इज थर्ड स्ट्रिप, ये आपकी फोर्थ स्ट्रिप है, और फिर इसके उधर भी आपने स्ट्रिप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर लॉन्ग स्ट्रिप्स में पानी को डिवाइड किया हुआ है, तो अपनी लैंड को डिवाइड किया है, इसको बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप। तो आपने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ये क्या है, दिस इज लीवी, इसे आप बॉर्डर भी कहते हो। तो ये क्या है, लीवीज है। तो लीवीज के माध्यम से आपने अपनी लैंड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स यूजिंग लीवीज नोन एज व्हाट, बॉर्डर्स। इनकी विड्थ होती है 10 से 20 मीटर। तो ये जो विड्थ है कहां से कहां तक, ये वाली जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है दैट इज व्हाट 10 टू 20 मीटर। और इनकी जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ आपको दिख रही है, दैट लेंथ माइट रीच अप टू 100 टू 400 मीटर। क्लियर है? तो लेंथ इज 100 टू 400 मीटर, विड्थ इज 10 टू 20 मीटर। इन जनरल ऐसे इरिगेशन को आप यूज करते हो वीट में, लीफी वेजिटेबल्स या फोडर्स। तो ये आपकी लीवीज है, ये आपकी क्रॉप ग्रो हो रही है, ये लीवीज है, ये आपकी क्रॉप ग्रो हो रही है, ये लीवी है, ये आपकी क्रॉप ग्रो हो रही है। ये सप्लाई डिच है जहां से पानी आ रहा है, ये आपका आउटलेट है जहां से पानी आपके फील्ड के अंदर एंटर करता है। इसकी विड्थ होती है 10 से 20 मीटर, लेंथ होती है 100 से 400 मीटर। नेक्स्ट आप क्या करते हो, यहां पर और यहां पर जब आप पानी यहां से सप्लाई कर रहे हो तो आपको इस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या चाहिए, ये स्लोप चाहिए, यू रिक्वायर दिस स्लोप।
लेकिन जब बात करते हैं विड्थ वाइज आपका जो स्लोप होता है दैट इज जीरो। मतलब जो यहाँ पे कंटूर होगा, जो यहाँ पे कंटूर होगा, जो यहाँ पे कंटूर होगा, जो यहाँ पे कंटूर होगा और जो यहाँ पे कंटूर होगा, दैट विल बी सेम। तो विड्थ वाइज आपकी लैंड क्या होती है, एकदम हॉरिजॉन्टल होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वाइज इट इज व्हाट स्लोप। स्लोप क्यों रखना पड़ता है, तभी पानी ट्रेवल करेगा, नहीं तो पानी डाउनस्ट्रीम पे ट्रेवल नहीं करेगा। क्लियर है, एम आई क्लियर? स्लोप को यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जीरो क्यों रखा जाता है, ताकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा ना हो यहाँ पर पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया, यहाँ पे बीच में ग्राउंड के बीच में पानी ही नहीं आया। तो इसीलिए आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टली आप स्लोप को जीरो रखते हो या कंटूर को क्या रखते हो, सेम। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द लीवी द लैंड इज लेवल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो। फ्लो के परपेंडिकुलर आपकी लैंड लेवल होती है। कंटूर इज सेम। वाटर इज सप्लाइड एट सुटेबल इंटरवल फ्रॉम आउटलेट। साइज ऑफ सप्लाई जिस डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, परमेबिलिटी विल बी मोर। परमेबिलिटी ज्यादा होगी, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब सीपेज ज्यादा होगा। सीपेज ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। स्लोप कितना रखते हैं, स्लोप वही तो मैं बता रहा हूँ। स्लोप भी डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ क्रॉप, और टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ क्रॉप, और क्या था, हाँ ठीक है, टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और आपकी जो सप्लाई डिच का साइज है वो भी डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है। कोर्स ग्रेन सॉइल है, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा, डिस्चार्ज ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ गई। डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, साइज बढ़ जाएगा। फाइन ग्रेन सॉइल, इनफिल्ट्रेशन कम, डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट कम, डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट कम, साइज कम होगा। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लोडिंग। नेक्स्ट है आपका, इस बॉर्डर स्ट्रिप के बेसिस पे आपका एक न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो इसके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा, ठीक है, डेरिवेशन यहाँ पे किया हुआ है। अगर आपको समझ में आता है दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द फॉर्मूला। ये जो रिलेशन है, हमें रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, कि डिस्चार्ज थ्रू दी सप्लाई डिच, हम सप्लाई डिच से कितना पानी को सेंड करें कि हमारी जो क्रॉप की में हमारे जो फील्ड है वहां पर कितने डेप्थ तक पानी स्टोर हो जाए। डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर, कितना पानी हमने सप्लाई किया। एफ है कितने रेट से आपका पानी सॉइल के अंदर जा रहा है, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ए इज द एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड एंड टी इज द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द अबव एरिया। कितने समय तक आपने उस डिस्चार्ज को सप्लाई किया, कितने एरिया में सप्लाई करा, किस रेट से पानी ग्राउंड के अंदर जा रहा है, कितनी डेप्थ तक पानी गया, स्टोर हुआ, और कितना डिस्चार्ज है। इन सब पैरामीटर्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना होता है, कहां पर, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग में। ये पता लगाने के लिए कि हम कितना डिस्चार्ज सप्लाई करें, कितने डेप्थ तक पानी को स्टोर करने के लिए, कितने एरिया में, कितने समय के लिए। तो इन सभी में से कोई एक पैरामीटर वो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो इसका डेरिवेशन आपको दे रखा है कि टी टाइम टी जीरो पे कोई एरिया इरिगेट नहीं किया हुआ, टाइम टी पर आपने ए एरिया इरिगेट किया। अगर हम स्मॉल टाइम dt और ऐड करते हैं तो डी स्मॉल एरिया और इरिगेट हो जाएगा। पहले पानी स्टोर हुआ था इतनी डेप्थ तक, फिर पानी dy और स्टोर हो गया, तो टोटल डेप्थ पानी की स्टोर हुई y। जो dt समय था, dt समय में जो एरिया जो इरिगेट हुआ दैट इज dA, और जो पानी आपका नीचे गया दैट इज व्हाट y इंटू dy। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इरिगेटेड, तो ये पूरी सॉइल आपकी इरिगेट हुई है कितने समय में, t प्लस dt टाइम में। तो हमें निकालना है कि dt टाइम में कितना हुआ, तो dt टाइम में हमने निकाला। उसके बाद हमने टोटल वॉल्यूम जो सप्लाई किया, जो स्टोर हुआ वो, और जो स्टोर वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो आपने सप्लाई किया था। और सप्लाई पानी कितना किया था, जो डिस्चार्ज है आपको पता है, और आपने कितने टाइम इंटरवल के लिए किया, dt टाइम इंटरवल के लिए किया। तो dt टाइम इंटरवल में कितना पानी स्टोर हुआ और कितना पानी आपने सप्लाई किया। स्टोर और सप्लाई दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर दो, लॉस को जीरो मानते हुए, यू विल गेट द रिलेशन, आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, कितना पानी स्टोर हुआ dt टाइम में। तो dt टाइम में कितना पानी स्टोर हुआ, यहाँ पे देखो, ये वाला पानी और ये वाला पानी, दिस वाटर स्टोर्ड इन द dt टाइम। तो इसका वॉल्यूम निकाला, ये वॉल्यूम आपका q इंटू dt के बराबर होना चाहिए।
अगर ये Q इंटू डी टी के बराबर आप कर दोगे, यू विल गेट द रिलेशन दैट T इज इक्वल्स टू में y अपॉन f ln Q अपॉन Q माइनस एफ। अगर आप इस ln को हटा के log बेस 10 लेके आते हो तो दिस बिकम्स 2.303 y बाय f log बेस 10 Q अपॉन में Q माइनस एफ। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, रटना है बिल्कुल एकदम। इस फॉर्मूला के ऊपर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर अगर आपको एमएक्स निकालना है कि मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हैं, होगा क्या, डेफिनेटली यहां से आउटलेट से एक डिस्चार्ज आ रहा है, क्यू डिस्चार्ज आ रहा है। जब आउटलेट से क्यू डिस्चार्ज आ रहा है तो ये इस एरिया में स्टोर हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना पानी यहाँ पर स्टोर हो रहा है उतना ही यहाँ पे पानी सप्लाई हो रहा है, उसके बाद पानी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो वो मैक्सिमम एरिया जो हम एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज से अपने एरिया को इरिगेट, ऐसा तो है नहीं कि आप 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से पानी को भेज रहे हो तो ये इतना एरिया इरिगेट होगा, फिर इतना, फिर एरिया बढ़ता ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे पानी सूखेगा भी, फिर वापस से पानी इनफिल्ट्रेट होगा, इवापोरेट होगा। तो वो मैक्सिमम एरिया जो आप इरिगेट कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज, वो मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड करना है। वो मैक्सिमम एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या मानेंगे, तो मैक्सिमम एरिया आप क्या मानोगे कि टाइम t इज इक्वल्स टू में इंफिनिटी पर आपका मैक्सिमम एरिया स्टोर होना है। अगर टाइम t इज इक्वल्स टू में इंफिनिटी पर होता है तो आपको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर को जीरो बनाना है। 1 अपॉन या समथिंग अपॉन जीरो इज व्हाट, इंफिनिटी। तो बेसिकली आपको डिनोमिनेटर जीरो बनाना है। तो क्या इनफिल्ट्रेशन रेट जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, इनफिल्ट्रेशन रेट कभी जीरो नहीं होगा। बट Q माइनस AF को आप जीरो कर सकते हो। तो Q माइनस AF को आप जीरो पुट करो तो A मैक्स आपका क्या आ जाएगा, Q बाय F। तो आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या याद करना है, दैट T इज इक्वल्स टू 2.303 y by f log base 10 Q upon में Q minus AF। और मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनफिल्ट्रेशन रेट, केवल इनफिल्ट्रेशन रेट पर डिपेंड करता है। बाकी आप एक और मेथड से कर सकते हो, वो मेथड मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। You just have to remember that A max is equals to Q by AF and time is equals to 2.303 y upon f log base 10 Q minus Q upon में Q minus AF। तो यहाँ से भी A max आता है Q upon में F। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, डिस्चार्ज गिवन होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट गिवन होगा और जितनी डेप्थ तक पानी को स्टोर करना है वो गिवन होगा। वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कितने टाइम में हम इतना सब कुछ क्या कर पाएंगे, इरिगेट कर पाएंगे। या फिर आप ये बताओ कि अगर हमारा ये पर्टिकुलर डिस्चार्ज है इससे हम मैक्सिमम कितना एरिया स्टोर कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम एरिया हम इरिगेट कर सकते हैं। तो पहले टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है y बाय f ln Q अपॉन में Q माइनस AF। बस रिमेंबर कि आप इन सब की जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं पर सेंटीमीटर यूज कर रहे हो तो हर जगह पे सेंटीमीटर यूज करोगे, मीटर यूज कर रहे हो तो हर जगह पे मीटर यूज करोगे, अगर आप सेकंड यूज कर रहे हो तो हर जगह सेकंड यूज करोगे, आर यूज कर रहे हो तो हर जगह आर यूज करोगे जहां टाइम होगा। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है, बाकी तो सेम है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा रखा है, क्यों दिखा रखा है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो मत करो। हाँ, अगर ए मैक्स पूछे तो ये कर देना, अगर मैक्सिमम एरिया पूछे तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिस्चार्ज से इनफिल्ट्रेशन रेट को डिवाइड करना है, नथिंग एल्स। जस्ट रिमेंबर कि दोनों में यूनिट्स टाइम और मीटर वगैरह जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। Clear? So this is the maximum area that can be irrigated by this discharge, given discharge. इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आता है तो अगेन यू हैव टू स्किप दैट। फिर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, जो ये मीटर क्यूब पर सेकंड है इसी को ही क्या बोलते हैं, क्यूमेक बोलते हैं। एक क्यूसेक क्या होता है कि 1 फीट क्यूब पानी आप 1 सेकंड, मतलब 1 फीट क्यूब पानी आप 1 सेकंड में क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज की फॉर्म में भेज रहे हो। क्यूसेक में अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो तो वो क्यूमेक में कितना होता है, 1 क्यूसेक इज इक्वल टू 0.028 क्यूब। जस्ट अ कन्वर्जन थिंग, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। नेक्स्ट इज, तो हमारा फ्री फ्लडिंग हो गया, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में क्या होता है, बिल्कुल सेम है बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग, उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। बॉर्डर स्ट्रिप में क्या था, जो विड्थ थी वो तो थी, उसके साथ साथ लेंथ बहुत ज्यादा थी, तो आपने लेंथ को भी क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो लेंथ को भी अगर छोटा कर दिया, केवल 5 से 10 मीटर लेंथ रहने दी और 10 से 20 मीटर आपकी विड्थ है, उसको बोलते हैं चेक फ्लडिंग। तो आपने क्या बना दी, छोटे छोटे प्लॉट्स बना दिए।
इनका प्लॉट्स का एरिया कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0.2 हेक्टेयर से लेके 0.8 हेक्टेयर तक वेरी करता है। तो इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप चेक एरिया विद क्रॉस कनेक्टिंग लीवीज। ये क्रॉस कनेक्टिंग लीवीज भी आपने क्या कर दी है, कंस्ट्रक्ट कर दिया। लीवीज को कंस्ट्रक्ट कहाँ के है, अलोंग दी कंटूर्स। मैंने आपको बताया था कि जब जिस डायरेक्शन में पानी ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर आप क्या रखोगे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड रखोगे, तो ये होता है कंटूर। तो आपने अलोंग द कंटूर्स आपने क्या बना दिया, लीवीज को कंस्ट्रक्ट। जनरली इन तरीकों को हम हिली एरियाज में यूज करते हैं, फाइन सॉइल्स में यूज कर सकते हैं, पोर्स में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन चेक फ्लडिंग का चेक एरिया इज फिल्ड विद वाटर एट हाई रेट। इसमें हम करते क्या है, बॉर्डर स्ट्रिप में तो हम पर्टिकुलर डिस्चार्ज से पानी को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम बहुत तेजी से पानी को सप्लाई करते हैं। जब एक पोर्शन भर जाता है तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं ओपनिंग को, फिर इस पोर्शन को भर देंगे, इसका ओपनिंग को क्लोज कर देंगे, फिर इस एरिया को भर देंगे और पानी को स्टैंड से छोड़ते हैं ताकि वो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट हो जाए ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे डिस्चार्ज हम क्या रख सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप में हम डिस्चार्ज को ज्यादा नहीं रख सकते, बट चेक फ्लडिंग के अंदर हम डिस्चार्ज बहुत ज्यादा रखते हैं। डिस्चार्ज ज्यादा रख के हम पहले पानी भर देते हैं, पानी को स्टैंड स्टिल रखते हैं थोड़े टाइम के लिए ताकि वो इन्फिल्ट्रेट हो जाए आपकी सॉइल के अंदर। क्लियर है? तो ये आपको दिख रही है, छोटे छोटे आपने प्लॉट्स बना रखे हैं और इन प्लॉट्स के अंदर आपने क्या करा, पानी को सप्लाई किया। क्लियर है? ये होती है आपकी क्या, चेक फ्लडिंग। अब चेक फ्लडिंग का ही एक और मॉडिफिकेशन, तो पहले बॉर्डर स्ट्रिप का मॉडिफिकेशन बनाया चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग का मॉडिफिकेशन क्या बनाया, बेसिन फ्लडिंग। जहां प्लांट है केवल वहां पानी सप्लाई करना, बाकी जगह जरूरत क्या है पानी को सप्लाई, तो जहां प्लांट है वहां सप्लाई करना है। तो जनरली इट इज यूज फॉर व्हाट, ऑर्चर्ड्स। हाँ, तो बॉर्डर स्ट्रिप का ही तो क्या है, मॉडिफिकेशन फॉर्म है। बस आपने क्या किया, बॉर्डर स्ट्रिप में लेंथ बहुत ज्यादा थी, उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए था। जो ज्यादा डिस्चार्ज से आप पानी पहले सप्लाई कर दो इस वाली फील्ड में, यहाँ जो ओपनिंग थी उसको बंद कर दो, फिर यहाँ पे भर कर दो, यहाँ इस वाली ओपनिंग को बंद कर दो, फिर यहाँ पे पानी भर दो, पानी को स्टैंड स्टिल रखो, पानी धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट हो जाए रोड जोन के ऊपर। क्लियर? बेसिन फ्लडिंग अगेन इट इसका भी मॉडिफाइड फॉर्म है, जहां पेड़ है वहां पर पानी सप्लाई करते हैं। तो जनरली दिस इज यूज्ड इन व्हाट, ऑर्चर्ड्स में यूज होता है। ये देखो, ये आपकी सप्लाई नीच है, यहाँ से पानी को आपने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया पानी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका फरो इरिगेशन। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में हम फ्री फ्लडिंग पढ़ चुके हैं, बॉर्डर स्ट्रिप पढ़ चुके हैं, चेक फ्लडिंग पढ़ चुके हैं एंड बेसिन फ्लडिंग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन इज व्हाट, फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या होता है, नेचुरल डिचेस आर कैरिंग द वाटर, ओनली 20 to 30% ऑफ द वाटर ऑफ द एरिया इज वेटेड। पूरे ग्राउंड का केवल 20 से 30% एरिया ही आप क्या करते हो, वेट करते हो, उसके अलावा वो बाकी एरिया सूखा रहता है। अगर आप मैक्सिमम भी देखो तो 50% एरिया आप वेट करते हो, 50% से ज्यादा एरिया वेट नहीं करते। अगर एरिया सरफेस एरिया कम हो गया तो इवापोरेशन क्या हो जाता है, इवापोरेशन लॉस विल बी लेस। तो फरो इरिगेशन में इवापोरेशन लॉस क्या निकल के आता है, कम निकल के आता है। लेकिन फरो इरिगेशन को आप केवल किन क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हो, जो क्रॉप्स जो है लाइन से ग्रो होती है, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, कॉटन या पोटैटो। तो आप देखो, ये आपकी सप्लाई डिच थी, इसके बाद आपने एक नैरो डिच बनाई और इसके थ्रू आप पानी सप्लाई कर रहे हो। दिस इज द नैरो डिच, जिसके अलोंग आप पानी सप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आपकी क्रॉप है तो क्रॉप पे पानी सप्लाई नहीं करा, आपने नैरो डिचेस में पानी सप्लाई किया और फिर यहाँ से पानी इसके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पानी सप्लाई किया, यहाँ पानी सप्लाई किया, यहाँ पानी सप्लाई किया, यहाँ पर क्रॉप है। इसको बोलते हैं फरो इरिगेशन। तो अगर हर नैरो डिच की ओपनिंग आउटलेट अलग अलग है, अगर हर नैरो डिच की ओपनिंग या आउटलेट अलग अलग है, इसको बोलते हैं फरो इरिगेशन। इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, आपने ये सारी जो ओपनिंग थी इनको बंद कर दिया और सारी नेचुरल डिच को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। दिस इज नोन एज व्हाट, कोरुगेशन इरिगेशन। स्पेशल टाइप ऑफ फरो इरिगेशन जिसमें वन पॉइंट कंट्रोल होता है। कैसा दिखता है ये रहा, केवल एक ओपनिंग है, केवल एक आउटलेट है, ये रहा, यहीं से पानी आगे ट्रेवल कर रहा है। इसको बोलते हैं कोरुगेशन इरिगेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज वन पॉइंट कंट्रोल इरिगेशन। हाँ, इसमें वाटर सीप होके जाता है प्लांट रूट्स में, बिल्कुल सही बात। तो ये देखो, ये देख रहा, ये क्रॉप है, इस क्रॉप की
यहाँ पर पानी सप्लाई नहीं करा, साइड में पानी आपने सप्लाई करा, नैरो डिच। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। जो डेप्थ होती है फरोज की वो 8 से 30 सेंटीमीटर होती है, लेंथ 400 मीटर तक जा सकती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लेंथ बहुत दूर तक जा सकती है, और जो इनकी डेप्थ होती है दैट डेप्थ इज व्हाट 8 से लेके 30 सेंटीमीटर। इनफिल्ट्रेशन इज मोर एट द अपर एंड। तो फरो इरिगेशन में होता क्या है कि यहाँ से आप पानी सप्लाई कर रहे हो और लेंथ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर तो पानी की डेप्थ जो पानी नीचे इनफिल्ट्रेट करता है इट्स मोर, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इनफिल्ट्रेशन डेप्थ क्या हो जाती है, इट रिड्यूसेस, इट इज लेस एट द टेल। सुटेबल फॉर क्रॉप इन रोज, मैंने बताया था आपको जो रोज में क्रॉप ग्रो होती है वो उसके लिए सुटेबल है। फॉर एग्जांपल दिस शुगर केन, कॉटन एंड पोटैटो या मेज भी कैसे। हाँ, पोटैटो की खेती में करते हैं, शुगर केन में करते हैं। तो आपको फरो समझ में आ गया एंड फॉरुगेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम किसका यूज करते हैं? वी यूज दी पाइप्स, पंप्स एंड नोजल। स्प्रिंकलर्स का यूज कर सकते हैं, करते हैं। बेसिकली एक तरह से आर्टिफिशियल रेन है, इट इज जस्ट द आर्टिफिशियल रेन। तो वाटर अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे व्हिच रिजेंबल्स ऑफ रेन, आल्सो नोन एज व्हाट आर्टिफिशियल रेन। ये आपका फील्ड है, ये आपका फील्ड है, ये आपका फील्ड है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं। इन स्प्रिंकलर्स की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, पानी को सप्लाई कर रहे हो। स्प्रिंकलर्स आपको कैसे दिखते हैं? आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको। तो ये पाइप है, दिस इज द पाइप। यहाँ से एक राइजर लगाया आपने। राइजर को क्यों लगाते हैं? ताकि ज्यादा दूर तक पानी सप्लाई किया जा सके। और क्यों लगाते हैं? अगर आपकी क्रॉप ग्रो करती है तो उसकी हाइट इंक्रीज करती है, तो आपको जितनी हाइट है उसके ऊपर से पानी को सप्लाई करना होता है। सो दैट्स व्हाई हम राइजर को लगाते हैं। जब क्रॉप की हाइट कम होती है तो राइजर की हाइट कम रखते हैं, जैसे जैसे क्रॉप ग्रो होती रहती है हम राइजर की हाइट को क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। फिर अगेन ये है रोटेटिंग हेड। राइजर के ऊपर रोटेटिंग हेड लगता है, ये घूमता रहता है और पानी को सप्लाई करता रहता है। ये सब आपने देखा हुआ होगा। अब इसमें आप कर क्या रहे हो, आप ग्राउंड में पानी सप्लाई कर रहे हो स्प्रिंकलर की फॉर्म में, आर्टिफिशियल रेन की फॉर्म में। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, 80 to 85%। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रन ऑफ और सीपेज लॉसेस नहीं होते। अभी रन ऑफ और सीपेज लॉसेस आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी केवल नाम देखो कि इसमें सीपेज और रन ऑफ लॉसेस नहीं होते, केवल इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं। दैट्स व्हाई इसकी एफिशिएंसी 80 to 85% होती है। तो लॉसेस आर कंपैरेटिवली वेरी लेस। इसमें आप पाइप्स का यूज करते हो, पंप का यूज करते हो, नोजल का यूज करते हो। कैसा दिखता है ये रहा, ये स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, ये पानी को लैंड पे क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो आप ये देखो, ये जो लैंड है, क्या ये आपने इसकी टोपोग्राफी रेगुलर टोपोग्राफी है या इररेगुलर टोपोग्राफी है? इररेगुलर टोपोग्राफी। तो आपको लैंड को प्रिपेयर ही नहीं करना पड़ता, किसके लिए? स्प्रिंकलर के लिए। ना आपको लैंड को प्रिपेयर करना पड़ता। क्या आपको सप्लाई डिच बनाने की जरूरत है जहां से पानी आएगा? नहीं, आपने क्या डाल रखे हैं, पाइप्स बिछा रखे हैं। तो सप्लाई डिच नहीं बनानी पड़ेगी, वहां पे लैंड वेस्ट नहीं होगी। उस सप्लाई डिच की मेंटेनेंस के लिए जो लेबर चाहिए वो नहीं होगी। लैंड को जो प्रिपेयर करना पड़ता है उस लैंड की प्रिपरेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, लेबर नहीं होगी। तो एडवांटेजेस आर ह्यूज स्प्रिंकलर इरिगेशन के। ये देखो, यहाँ पे आपने पानी को स्टोर कर रखा है, पंप के माध्यम से, पाइप के माध्यम से इस पानी को बाहर जगह जगह भेज के राइजर लगा के पानी को क्या कर रहे हो, सप्लाई। ये पूरा लेआउट है आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन का। राइजर हेल्प्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्प्रेड। एरिया बढ़ जाता है जहां पे पानी जा सकता है। ये उन क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हो विच रिक्वायर ह्यूमिडिटी कंट्रोल। आप कर क्या रहे हो, बट ये कॉस्टली होता है। यस, दैट्स द डिसएडवांटेज। बिल्कुल सही बात है। अगर ह्यूमिडिटी कंट्रोल चाहिए, इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। इट कैन बी यूज फॉर द क्रॉप्स विच रिक्वायर ह्यूमिडिटी कंट्रोल। मतलब ये प्लांट है तो आपको यहाँ पर पानी को सप्लाई करना है, मतलब आसपास जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने ग्राउंड पे पानी को स्टोर करा तो पानी बहुत ज्यादा इवोपरेट होगा। पानी इवोपरेट होगा तो उससे होता क्या है कि ह्यूमिड क्लाइमेट बन जाता है। तो आपने क्या करा, स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी सप्लाई करा। स्प्रिंकलर से के माध्यम से सप्लाई करोगे तो आपके जो लॉसेस है वो कम हो गए। लॉसेस कम हो गए तो यहाँ पे जो ह्यूमिड कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। विच रिक्वायर ह्यूमिडिटी कंट्रोल, आप उन क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हो। तो जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए उतना आप बारिश कर दो, कम ह्यूमिडिटी चाहिए रेन को कम कर दो, आर्टिफिशियल रेन को। ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए रेन की, तो क्या कर दो, आर्टिफिशियल रेन को बढ़ा दो। देन जिनकी शैलो रूट्स होती हैं, ये प्लांट है, इसकी जो रूट्स हैं वो क्या है, शैलो है।
पानी यहाँ पर है, पानी यहाँ तक आ पा रहा है, पानी रूट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जिन प्लांट्स की रूट्स छोटी होती हैं वहां पर आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर से डायरेक्टली पानी सप्लाई कर दी। सुटेबल व्हेन फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, जब फ्रीक्वेंट इरिगेशन मतलब बार बार इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़े तो यही मेथड सुटेबल होता है। सारी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है ये, बस किसके लिए सुटेबल नहीं है, राइस के लिए सुटेबल नहीं है, या उन क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है जिनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, तीन तरह के आपके स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं। अगर आपने पाइप्स को परमानेंटली ले किया हुआ है, सभी पाइप्स को परमानेंट सिस्टम, आपने मेन पाइप्स को तो परमानेंटली मिट्टी के अंदर दबाया हुआ है, लेकिन जो लेटरल्स है वो पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हो, इसको सेमी परमानेंट बोलते हैं। या आपने कोई भी पाइप जमीन के अंदर नहीं बिछाया हुआ है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इसके देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्प्रिंकलर सिस्टम। तो सबसे पहले है एडवांटेजेस, तो जो अभी आप ये सब बता रहे थे वो यहाँ पर आएंगे। एडवांटेजेस क्या है, अगर टोपोग्राफी इरेगुलर है, गो फॉर स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर इरिगेशन, कोई लैंड को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, आराम से काम चलेगा। वाटर टेबल हाई है, अगर वाटर टेबल हाई होगी तो अगर आपने नॉर्मल इरिगेशन का यूज करा तो होगा क्या, यहाँ पर पानी भर जाएगा तो पानी भरा रहेगा, और अगर रूट जोन में पानी भरा रहेगा, एयर नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ना तो रूट्स को एयर मिल रही है ना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, दोनों चीज नहीं मिल रही, तो यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर वाटर टेबल हाई है, गो फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। यूज व्हेन सॉइल इज परमेबल, अगर आपकी सॉइल परमेबल है तो पानी जल्दी से नीचे चला जाएगा, पानी जल्दी से नीचे चला जाएगा अगर आपने नॉर्मल इरिगेशन किया। तो अगर आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन किया तो आप तो केवल सॉइल को वेट कर रहे हो, सॉइल को वेट कर रहे हो, पानी नीचे जाने के लिए आप छोड़ ही नहीं रहे, सॉइल परमेबल है, गो फॉर व्हाट, स्प्रिंकलर इरिगेशन। हेल्प्स इन क्रॉप कूलिंग, समर सीजन में क्रॉप जो है वो काफी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो अगर आप आर्टिफिशियल रेन कर रहे हो पत्तों के ऊपर तो वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो क्रॉप की कूलिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरा पांचवा क्या है, हेल्प्स इन फ्रोस्ट प्रोटेक्शन, जब आपने सर्दियों में देखा होगा प्लांट्स के ऊपर यहाँ पर व्हाइट व्हाइट कलर की क्या हो जाती है, फ्रोस्ट जम जाती है सर्दियों में, जब आप सुबह सुबह खेतों में जाते हो तो आपने ये देखा होगा इन जनरल, तो उस फ्रोस्ट को हटाने के काम आती है, अगर इसके ऊपर आप बारिश कर दोगे फ्रोस्ट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो हेल्प्स इन व्हाट, फ्रोस्ट प्रोटेक्शन। देन लैंड नॉट वेस्टेड फॉर फील्ड चैनल्स, आपको फील्ड चैनल्स बनाने पड़ रहे थे पानी को सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर आप पाइप्स के थ्रू ले कर रहे हो। हाँ, जब वाटर टेबल लो होगा तो वाटर टेबल लो होने का मतलब क्या है, वाटर टेबल लो होने का मतलब है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम है अगेन गो फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 80 to 85%। तो व्हेन वाटर इज नॉट इजीली अवेलेबल देन गो फॉर व्हाट, अगेन स्प्रिंकलर सिस्टम। क्लियर है। देन सीपेज लॉस को अगर कम से कम रखना है, गो फॉर व्हाट, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये भी इसका एक एडवांटेज है। क्यों, आप पानी को लैंड में इतना छोड़ ही नहीं रहे हो कि वो सीपेज हो, आप केवल सरफेस को क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, यू आर जस्ट वेटिंग द सरफेस, यू आर नॉट सैचुरेटिंग इट। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि आप पंप के माध्यम से पानी को सप्लाई कर रहे हो और पानी हर जगह कॉन्स्टेंटली जा रहा है, पानी हर जगह सेम क्वांटिटी में लग रहा है, तो उसी पानी में अगर आपने फर्टिलाइजर सर तो सेकंड सर दोनों के लिए यूज करोगे, मैंने कहा, मैंने ये थोड़ी कहा कि अगर हाई वाटर टेबल होगा तब यूज नहीं करोगे, दोनों में यूज करने का जो क्या कहते हैं रीजन है वो अलग है। अगर वाटर टेबल हाई है तो वाटर लॉगिंग से आपको बचाना है, क्योंकि वाटर लॉगिंग से बचाना है तो आप क्या करोगे, केवल सरफेस को वेट करोगे, वाटर टेबल हाई है आपको वाटर लॉगिंग से बचाना। अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप पानी कैसे सप्लाई कर दोगे इरिगेशन, आप वो पानी सप्लाई करोगे जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, और एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, स्प्रिंकलर की ज्यादा है। तो वाटर टेबल हाई है, गो फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, गो फॉर व्हाट, स्प्रिंकलर इरिगेशन। हो सकता है वाटर टेबल आपकी नीचे हो लेकिन आपके पास लैंड जो कैनाल वाटर है वो अवेलेबल हो, तो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी की अवेलेबिलिटी है तो आप बाकी मेथड लगा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि वाटर टेबल नीचे है तो स्प्रिंकलर मेथड लगाना है। अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है देन गो फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। देन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज हाई,
आपको पता है, अब एप्लीकेशन एफिशिएंसी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी हाई होती है, क्योंकि जितना पानी हम सप्लाई करते हैं वो सारा स्टोर हो जाता है आपके रूट जोन में। नेक्स्ट, लेबर ओरिएंटेड कम है। लेबर ओरिएंटेड कम क्यों है? क्योंकि आपको लैंड को प्रिपेयर नहीं करना, आपको फील्ड चैनल्स नहीं बनाने, और आपको फील्ड चैनल्स की मेंटेनेंस नहीं करनी। देन वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि आप पानी इतना पानी सप्लाई नहीं कर रहे कि सीपेज हो, तो वाटर लॉगिंग अवॉइड हो गई। वाटर लॉगिंग अवॉइड हो गई तो हुआ क्या? इट इज एडवांटेजेस, क्योंकि वाटर लॉगिंग से तो आपको बचाना है। एंड देन प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की प्रिवेंशन करता है। सॉइल इरोजन की प्रिवेंशन कैसे करता है? जो पानी है वो क्या करता है, सरफेस के ऊपर रन करता है और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। तो सॉइल क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। लेकिन जब स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हो, आप केवल क्या कर रहे हो, सॉइल सरफेस को वेट कर रहे हो। सॉइल सरफेस को वेट कर रहे हो तो मिट्टी इधर से उधर जाएगी। अगर सॉइल इज नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगेन इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन नहीं होता। So, इतने सारे एडवांटेजेस हैं आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन। जिसके जितने ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं उसके उतने ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेक्निकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट, लेबर की रिक्वायरमेंट कम है, मतलब अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन स्किल्ड लेबर जो टेक्निकल मैन पावर है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इवोपरेशन लॉस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन, रेन, रेन आप देखो, पानी को अगर आप ऐसे छोड़ दोगे और पानी को रेन की फॉर्म में आप सेंड करोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवोपरेशन विल बी। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल के आती है। इनिशियल कॉस्ट क्यों ज्यादा है? आपको स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाना है, आपको पंप लेके आना है खरीद के, आपको पाइप्स को बिछाना है, उन पाइप्स को के अंदर कोरोजन आता है तो उनको बार बार चेंज करना है, तो इनिशियली भी कॉस्ट ज्यादा है। ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा क्यों है? आपको इस पंप को रन करना है तो बिजली की जरूरत है, तो ऑपरेशन के टाइम पे भी आपकी कॉस्ट बढ़ गई। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन पाइप्स क्या कोरोजन हो जाता है, और पंप है तो मूविंग पार्ट है, और जहां पर भी मूविंग पार्ट आता है वहां पर वियर एंड टियर होता है। इसके कारण इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा, ऑपरेशन कॉस्ट भी ज्यादा, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा। फिर पानी क्या कर रहे हो आप, रेन की फॉर्म में इधर से उधर भेज रहे हो, तो अगर हवा एक साइड चल रही है बहुत ज्यादा तो इस साइड पानी कम दूरी तक जाएगा और इस साइड पानी बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर जाएगा। तो होगा क्या, ये विंड वेलोसिटी और विंड डायरेक्शन से इफेक्ट होता है। अगर विंड हवा चल रही है तो उस समय पे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हो तो आप यूनिफॉर्मली पानी को सप्लाई नहीं कर पाते। देन जो अभी आपने पूछा कि सर किन क्रॉप्स के लिए यूज नहीं करेंगे, तो जिन क्रॉप्स को हैवी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। जिनको ज्यादा पानी चाहिए उनके लिए तो सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको ये पंप 24 घंटे चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस इन फार्मिंग ऑपरेशन। अगर आपने पाइप को बिछा रखा है तो, और अगर आप फार्मिंग ऑपरेशंस करते हो, फॉर एग्जांपल टिलिंग वगैरह, तो अगेन इट क्या होगा, वो पाइप्स में अड़ेगा, फार्मिंग ऑपरेशंस होने नहीं देगा, तो अगेन इंटरफेयर करेगा, तो आप ढंग से क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपने पाइप्स को एक सर्टेन डेप्थ पर क्या नहीं करा है, बिछाया नहीं है। देन क्वालिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन इज कंपैरेटिवली बेटर। यहाँ पे इरिगेशन वाटर की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पाइप्स के माध्यम से पानी को सप्लाई कर रहे हो, और पता है आपको अगर पाइप्स में सेडिमेंट्स रुक गए तो वो पाइप को चोक कर देगा। टू अवॉइड द चोकिंग ऑफ द पाइप, आपको पानी की जो क्वालिटी होनी चाहिए दैट विल बी व्हाट, दैट इज कंपैरेटिवली बेटर देन द प्रीवियस मेथड्स, फ्री फ्रॉम द सस्पेंडेड impurities, to avoid the choking of the pipes। तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन के। सेम है आपका ड्रिप इरिगेशन, बस स्प्रिंकलर इरिगेशन में आप बारिश कर रहे हो, ड्रिप इरिगेशन में आप बूंद बूंद करके डायरेक्टली रूट जोन में पानी सप्लाई कर रहे हो। इसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, वाटर डायरेक्टली रूट जोन में सप्लाई करते हो। यहाँ पर नोजल्स कौन से यूज कर रहे थे, ये रहे, इस रोटेटिंग हेड पे आपने नोजल्स को लगाया हुआ है। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, ड्रिप नोजल्स का यूज कर रहे हो। देन इवेपोरेशन, रन ऑफ एंड सीपेज लॉसेस। प्रीवियस केस में रन ऑफ और सीपेज लॉसेस कम हो रहे थे, इस केस में इवेपोरेशन लॉस भी कम हो जाता है। तो इट इज फार बेटर देन स्प्रिंकलर, तो इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा निकल के आती है। उसकी कितनी थी 85-90, इसकी कितनी है 90 to 95।
देन कांट बी यूज फॉर हैवी इरिगेशन, अगेन इसको भी हैवी इरिगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, इसमें भी टेक्निकल मैन पावर या टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और इसको आप आर्टिफिशियल सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये पाइप बिछा रखा है और ये पानी की बूंद आपको दिख रही होगी, दिस इज दी ड्रिप इरिगेशन। तो ये आप डायरेक्टली पानी को ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन बूंद बूंद करके पानी को सप्लाई कर रहे हो अपनी रूट जोन में। जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे स्प्रिंकलर इरिगेशन के, वो सब आ जाएंगे इसमें ड्रिप इरिगेशन। सी एडवांटेजेस, टोपोग्राफी रेगुलर यूज कर सकते हो ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल, वाटर टेबल हाई है ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो, सॉइल परमिएबल है और ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो, क्रॉप कूलिंग में तो हेल्प नहीं करेगा, फ्रोस्ट प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं करेगा, फील्ड चैनल्स बनाने की जरूरत है, नहीं बनाने की जरूरत है, अगेन इट इज द एडवांटेज। सीपेज लॉस कम से कम हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। जब पानी की आसानी से अवेलेबिलिटी ना हो, इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो, इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा है। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, बिल्कुल यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होगा, बूंद बूंद करके चीजें जाएंगी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई, बिल्कुल हाई होगी। लेस लेबर की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सही बात है। वाटर लॉगिंग अवॉइड होगी, बिल्कुल सही बात है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो दो एडवांटेजेस को छोड़ के बाकी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस, टेक्निकल मैन पावर चाहिए, इवापोरेशन लॉस मोर नहीं लेस होता है, तो ये तो इसका एडवांटेज है। देन इनिशियल कॉस्ट हाई, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन कॉस्ट बिल्कुल, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है। विंड वेलोसिटी से नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता इसका विंड वेलोसिटी से। हैवी इरिगेशन, बिल्कुल हैवी इरिगेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। फार्मिंग ऑपरेशन में इंटरफेयर करता है, बिल्कुल करता है, आपने पाइप बिछा रखे हैं। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर आपको अच्छी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सो ड्रिप इरिगेशन भी क्या है, बिल्कुल सेम है, दो तीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हटा। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर, किस क्वालिटी के वाटर आपको रिक्वायर है फॉर द इरिगेशन। यस, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर। तो बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो पानी में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो एक सर्टेन मात्रा में होने चाहिए। अगर सेडिमेंट्स ज्यादा हैं या सॉलिड्स ज्यादा हैं, दे आर डिसएडवांटेजेस। अगर सॉलिड्स कम है, अगेन दे आर डिसएडवांटेजेस। तो इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन द इरिगेशन, इरिगेटेड लैंड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। वो सॉलिड किस प्रकार के हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और जिस लैंड पर उस पानी को आप सप्लाई कर रहे हो उस लैंड पर पहले से क्या चीज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इरिगेटेड लैंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है उनका इफेक्ट क्या होगा, और किस तरह के सॉलिड है उन पर भी डिपेंड करता है। Sediments in water having nitrogen, phosphorus, sulfur, carbon, potassium in it is obtained from sedimentary rocks, which increases the fertility of the soil. आपने सुना होगा जो एलुवियल प्लेन्स है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो एलुवियल प्लेन्स बने कैसे, जो पानी ऊपर से आ रहा था, वहां से सेडिमेंट्री रॉक्स उन सेडिमेंट्स को लेके आ रहा था और उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रहा था लैंड के ऊपर। तो जो एलुवियल प्लेन्स बने वहां पर जो सोइल है वो क्या है, फर्टाइल है। किसकी वजह से, किन सेडिमेंट्स की वजह से, वो सेडिमेंट्स जो सेडिमेंट्री रॉक से बन के आए हैं, से टूट टूट के आए हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, पोटेशियम। अब जो सेडिमेंट्स आपके इग्नियस रॉक से बन के आए हैं वो डेफिशिएंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर में। ना उसमें नाइट्रोजन होता, ना फॉस्फोरस होता, ना सल्फर होता, क्योंकि उन सेडिमेंट्स के अंदर जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो होते ही नहीं है, मिनरल्स। तो उस कारण से फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आपका पानी सेडिमेंट्स को लेके आ रहा है इग्नियस रॉक में से, फर्टिलिटी का रिड्यूस हो जाएगी। अगर सेडिमेंट्री रॉक से लेके आ रहा है, फर्टिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स का फायदा भी है और नुकसान भी है। वो आ कहाँ से रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किस लैंड के ऊपर आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड। तो वो तो हो गया सस्पेंडेड सॉलिड। क्या सस्पेंडेड सॉलिड डिजोल्व होते हैं पानी में, नहीं, वो तो अलग से होते हैं। अब बात करते हैं डिजोल्व। डिजोल्व जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोल्ट्स। सॉल्युबल सोल्ट्स कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के अंदर। क्या बता रहा था मैं, सॉरी फॉर इट।
सॉरी फॉर दैट। यस, मैं बता रहा था आपको, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया था क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में। अब बात करते हैं सोल्यूबल सॉल्ट्स कंसंट्रेशन, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की। तो जनरली जो सोल्ट्स होते हैं वो बनते हैं किससे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये प्रेजेंट होते हैं आपके इरिगेशन वाटर में, विच प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। ये जो सोल्ट्स होते हैं वो आपके हार्मफुल होते हैं क्रॉप के लिए। अगर ज्यादा एक्सेस में हो जाते हैं, कुछ क्वांटिटी में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी एक्सेस अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, सो दे मे लीड टू द इंजरी टू द क्रॉप, क्रॉप को इंजरी हो सकती है। दे रिड्यूस द ऑस्मोटिक एक्टिविटी, ये ऑस्मोटिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। अभी जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। ये रूट्स के वॉइड्स को चॉक कर देंगे। जैसे ही रूट्स के वॉइड्स को चॉक करेंगे, अगेन पानी एंटर नहीं कर पाएगा, हवा एंटर नहीं कर पाएगी, इट प्रिवेंट्स द वाटर एंड एयर टू गो इनसाइड द रूट। तो यील्ड क्या हो जाएगी? यील्ड कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द इरिगेशन वाटर इज लीस्ट कंसर्न, बट concentration of salt in the soil solution is of more concern. With the passage of time, salt concentration increases and affects the growth of the crop. तो जो इरिगेशन वाटर आया, इस इरिगेशन वाटर में सोल्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होगा क्या, ये पानी जब सोइल के ऊपर आएगा तो आपको पता है पानी प्लांट ले लेगा, कुछ पानी इवोपोरेट हो जाएगा, कुछ पानी रूट जोन में नीचे चला जाएगा। लेकिन जो पानी इवोपोरेट होगा उस प्लांट लेगा, उसमें जो सोल्ट प्रेजेंट था, क्या वो सोल्ट भी इवोपोरेट हो जाता है? नहीं, सोल्ट इवोपोरेट नहीं होता, सोल्ट रह जाता है सोइल के अंदर। आपने एक बार इरिगेशन पानी सप्लाई किया, सोल्ट रुक गया, दूसरी बार इरिगेशन वाटर सप्लाई किया और सोल्ट रुक गया, तीसरी बार सोल्ट पानी अप्लाई किया, तीसरी बार का जो सोल्ट था वो भी रुक गया। तो हो क्या रहा है कि जो पानी में कंसंट्रेशन आ रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सोइल में जो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रही है इससे हमें मतलब है, ये नहीं बढ़नी चाहिए। तो वी आर कंसर्न फॉर द concentration of the salt in the soil solution rather than what? Irrigation water. Am I clear? अब बात करते हैं कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट सॉइल सॉल्यूशन के अंदर कैसे मिलेगा, हाउ टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इन द सॉइल सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट को निकालने के लिए आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्यू पानी को सप्लाई किया इरिगेशन वाटर, और इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? सी कंसंट्रेशन थी सोल्ट की। ये आपकी लैंड है, इस लैंड के ऊपर बारिश भी हो रही है, रेन, और रेन वाटर में आपको पता है सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? परमेबिलिटी को ब्लॉक करेगा, सो वाटर कैन नॉट सीप डाउन टू द रूट जोन। हाँ ठीक है, ऐसा भी होगा एक समय पे आने के बाद। अब बात करते हैं, रेनफॉल होगी तो रेनफॉल में जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? 0। इरिगेशन वाटर में कंसंट्रेशन कितनी है? सी। हाँ बता तो रहा हूं, इरिगेशन वाटर में डिस्चार्ज है क्यू, कंसंट्रेशन है सी। रेनफॉल वाटर में जो डिस्चार्ज है उसको आपने आर मान लिया, और जो सोल्ट की कंसंट्रेशन आपको पता है प्योरेस्ट फॉर्म होता है रेन वाटर, उसकी है 0। तो यहां पर टोटल जो सोल्ट आया वो कितना आया? सी कंसंट्रेशन का सोल्ट आया। कंसंट्रेशन किस में लगते हो? मिलीग्राम पर लीटर, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो टोटल सोल्ट कितना आया? टोटल सोल्ट आया सी इंटू क्यू प्लस में 0 इंटू आर ई। तो 0 इंटू आर ई को आप हटा सकते हो, यू कैन रिमूव दैट। तो 0 इंटू आर ई को मैंने हटा दिया। तो ये है आपका जो टोटल सोल्ट आया। इसको डिवाइड कर दो, कितना पानी आया, पानी से क्यू पानी आया, आर ई पानी आया, और इसमें से पानी जो इवोपरेट कर गया किसके लिए? कंजप्टिव यूज के लिए। ये पानी इवोपरेट कर गया था कंजप्टिव यूज के लिए, तो ये पानी था। पानी से अगर आपने डिवाइड कर दिया किसको? टोटल सोल्ट को, आपकी सोल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी किसके अंदर? सोइल सॉल्यूशन के अंदर। अगेन ये सोइल है, इसमें आप पानी लेके आ रहे हो, कंसंट्रेशन सी, डिस्चार्ज क्यू। तो इसमें कितनी कंसंट्रेशन है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर सोल्ट रुक जाएगा। जब आप दोबारा पानी सप्लाई करोगे और सोल्ट रुक जाएगा, जब आप दोबारा पानी सप्लाई करोगे और पानी और सोल्ट रुक जाएगा। तो ये जो सोल्ट रुका, इसकी कंसंट्रेशन अब बढ़ती जा रही है सोइल के अंदर, एंड एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सोइल, ये आपकी क्रॉप को क्या करता है? यील्ड को रिड्यूस कर देता है, क्रॉप की यील्ड को।
सो दैट्स व्हाई आपको ये कंसंट्रेशन को क्या करना है, चेक करना है कि इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ठीक है, कंसंट्रेशन कम नहीं है देन गो फॉर व्हाट, रेमेडियल मेजर्स, आप इसको दूर करोगे। तो सोल्ट को सॉइल सॉल्यूशन में निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज व्हाट, C इंटू क्यू अपॉन में क्यू प्लस आर ई माइनस सी। अगर इसमें रेन वाटर के अंदर भी सोल्ट प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, C इंटू क्यू प्लस जो भी कंसंट्रेशन है रेन वाटर के अंदर, सी आर इंटू आर ई डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर ई माइनस। एम आई क्लियर? दिस इज हाउ यू विल डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल सॉल्यूशन। और आप इसके लिए कंसर्न होते हो। अब यहाँ पे एक था रिड्यूस द ऑस्मोटिक एक्टिविटी, ये अभी देखेंगे, दैट मींस वो आगे देखेंगे, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स इन सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन अगर 700 mg पर लीटर से ज्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द सॉइल is if it is more than 700 mg per liter it is harmful for some plants के लिए हार्मफुल होती है। लेकिन अगर वही कंसंट्रेशन 2000 से ज्यादा हो जाए तो ये सभी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, तो आपको रेमेडियल मेजर्स लगाना पड़ेगा। इस सोल्ट की कंसंट्रेशन को आप मेजर कैसे करोगे? इस सोल्ट की इट कैन आल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। या तो आप इस तरह से निकालो, यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इन दिस सॉइल, अदरवाइज यू कैन कोरिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपको पता है कि जो आयंस होते हैं, इन आयंस की वजह से ही अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह आयन से ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। तो अगर सोल्ट जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उतना ज्यादा होगा, जितने आयंस कम होंगे इलेक्ट्रिक करंट विल बी लेस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा, सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम, सोल्ट की कंसंट्रेशन कम। तो आपने सॉइल को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज जस्ट अपोजिट टू द रेसिस्टिविटी, दैट इज माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर एट द रेट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी 100 से 250 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर है तो उसको उसकी क्लासिफिकेशन है C1, 250 से 750 है C2, 750 से 2250 है C3, 2250 से अगर ज्यादा है इट इज C4। जो C1 अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसको बोलते हैं लो कंडक्टिविटी, मतलब लो सैलिनिटी वाटर। तो इस पानी का यूज आप कर सकते हो सभी क्रॉप के लिए, या आप ये कह सकते हो कि इस सॉइल के अंदर सभी टाइप की क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगी। अगर कंसंट्रेशन 250 से लेके 750 है, दिस इज नोन एज मीडियम कंडक्टिविटी या मीडियम सैलिनिटी वाटर। ये कैन बी यूज आफ्टर द मॉडरेट लीचिंग। आपको इस पानी को यूज करना है या इस सॉइल में क्रॉप को ग्रो करना है तो आपको पहले लीचिंग करनी पड़ेगी। लीचिंग करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट ग्रो कर रहे हो जो नॉर्मली सोल्ट टॉलरेंट प्लांट जो होते हैं उनको ग्रो कर रहे हो तो ग्रो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लीचिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कंडक्टिविटी है, इट इज द कंडक्टिविटी, इट इज नॉट कंसंट्रेशन, इट इज कंडक्टिविटी इन माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर। अगर आपकी कंडक्टिविटी 750 से लेके 2250 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर है तो इसको बोलते हैं हाई कंडक्टिविटी या हाई सैलिनिटी। इसको आप इरिगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर इसको यूज करना है तो आपको पहले सॉइल को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही यूज कर सकते हो। और अगर 2250 से ज्यादा है तो वेरी हाई सैलिनिटी, इसको तो आप बिल्कुल इरिगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? ये है सोल्ट की कंसंट्रेशन 700 एंड 2000, ये है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बेसिस पे आपने सॉइल को क्लासिफाई कर रखा है C1, C2, C3, C4। नेक्स्ट है आपका लीचिंग। जो C4 सॉइल है इसको तो आपको बहुत साल लग जाएंगे इस पे क्रॉप को ग्रो करने में। तो यहाँ पर एक प्रोसेस आया कि C2 सॉइल को अगर आपको क्रॉप ग्रो करनी है तो आप लीचिंग प्रोसेस करोगे। तो लीचिंग प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इन विच वाटर इज एडेड टू द सॉइल so that salts present in soil may get dissolved in it and can be drained out with the help of surface or subsurface. लीचिंग में आप क्या करते हो, बेसिकली आप पानी को सप्लाई करते हो। यहाँ पर सोल्ट प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर सोल्ट प्रेजेंट है, आप इतना पानी सप्लाई करते हो कि ये सोल्ट इस पानी के अंदर घुल जाता है, डिसॉल्व हो गया।
और फिर इस डिजोल्व सोल्ट को आप ड्रेन के माध्यम से ये सब सरफेस ड्रेन मैंने बनाई हुई है, हो सकता है यहाँ पर साथ में क्या हो, सरफेस ड्रेन हो, तो पानी ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक और इस सरफेस ड्रेन के माध्यम से आप क्या कर लोगे, पानी को बाहर निकाल लोगे। तो प्रोसेस इन विच वाटर इज एडेड टू द सोइल सो दैट सोइल सोल्ट्स प्रेजेंट इन द सोइल में गेट डिसोल्टेड, सोल्ट पहले डिसोल्व हो जाए और फिर उस पानी को आप रिमूव कर दो विद द हेल्प ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेन इज नोन एज, इस प्रोसेस को आप बोलते हो लीचिंग। एम आई क्लियर? सो अगर आपको C2 सॉइल को यूज करना है क्रॉप टू ग्रो करने के लिए, गो फॉर दिस प्रोसेस लीजिए। नेक्स्ट है आपका, और हम क्या पढ़ रहे थे, हम क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़ रहे थे। क्वालिटी ऑफ वाटर में वाटर की जो पीएच होनी चाहिए वो 6.5 से 8.4 के बीच में होना चाहिए। जो टोटल डिजोल्व सॉलिड है वो 2000 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन, तो आपने सोल्ट की कंसंट्रेशन के बेसिस पे तो सॉइल को क्लासिफाई कर लिया। नाउ वी विल क्लासिफाई द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ओनली सोडियम आयंस। सोडियम आयंस कितना प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर आयंस, इसके बेसिस पे आपको सॉइल को क्लासिफाई करना है। इन जनरल soil contains calcium, magnesium and sodium ions. If percentage of sodium ions is less than 5%, ये जो तीन है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, अगर आप इन तीनों की परसेंटेज देख, इनकी टोटल परसेंटेज मान लो 100 कि ये टोटल मिला के 100 है, इसमें से 50 ये है, 40 ये है और 10 ये है। तो अगर आपकी सोडियम की परसेंटेज यहाँ पे क्या है 10% है, तो अगर 5 से कम रहती है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन वो टॉलरेबल है, वहां पे कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर यही सोडियम की कंसंट्रेशन 10% के पास पहुंच जाए जैसे यहाँ पे दिख रही है, देन इट इंक्रीजेस द पीएच ऑफ द सॉइल। आपको पता है NaCl NaOH ये क्या होते हैं, बेस होते हैं, तो दे इंक्रीज द पीएच, पीएच बढ़ जाता है। आपको तो 8.4 से ज्यादा पीएच नहीं चाहिए था, बट सोडियम आयंस के कारण पीएच बढ़ जाता है। दे रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, जो सोडियम आयंस है वो परमेबिलिटी को कम कर देते हैं सॉइल को। बेसिकली क्या होता है, जो कैल्शियम आयंस है उनके वो थोड़े जो कैल्शियम सोल्ट्स है उनकी जो थिकनेस होती है, साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, सोडियम आयंस का साइज बहुत छोटा होता है। दैट्स व्हाई दे चोक द पोर्स, वो पोर्स को चोक कर देते हैं, तो परमेबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, मतलब आपकी सॉइल स्टिकी हो जाती है। अब स्टिकी सॉइल होगी तो आपने देखा होगा इन जनरल जहाँ पे क्ले सॉइल होती है वहां पे आपने देखा होगा कि जब उसे हम गीला करते हैं तो वो स्टिकी हो जाती है, मतलब चिपचिपी हो जाती है, और जब वो सूख जाती है तो वहां पर क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं। इस तरह से क्रैक्स बन जाते हैं आपकी सॉइल में, ये आपने देखा होगा अगर आपने खेत वगैरह देखे होंगे जहाँ पे क्ले सॉइल होती है। प्लास्टिसिटी को बढ़ा देता है सोडियम। अब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हम किसकी टर्म्स में निकालते हैं, SAR वैल्यू के टर्म्स में, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आप निकालते हो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के टर्म्स में। तो अगर आपका SAR 0 से 10 के बीच में है, लो सोडियम वाटर। SAR आपका 10 से 18 के बीच में मीडियम सोडियम वाटर। 18 से 26 है हाई सोडियम वाटर, ग्रेटर देन 26 है वेरी हाई सोडियम वाटर। अगेन जैसे C1 C2 C3 C4 था, ऐसे ही S1 S2 S3 S4। S1 बिल्कुल यूज कर सकते हो, S2 कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप जिप्सम यूज करने के बाद, लीचिंग करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें S3 को यूज करना है तो ये हार्मफुल है, अगेन गो फॉर व्हाट, लीचिंग, लीचिंग आपको करनी पड़ेगी। और ये वेरी हाई सोडियम वाटर, इसको आप यूज ही नहीं कर सकते इरिगेशन के लिए। बात करते हैं SAR का क्या मतलब है। क्या सर जो आपने बोला कि 100 टोटल 100 मान लो, इसमें से 50 नहीं है, ये नहीं है, ये अलग चीज है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज दूसरी। SAR क्या है, the proportion of Na positive is generally measured by the parameter termed as what, sodium absorption ratio, and sodium absorption ratio is what, sodium ions की concentration divided by square root of calcium magnesium ions की concentration का addition divided by what, 2। so concentration of these salts are taken in what, milli equivalent per liter। यहाँ पर जो concentration लिखी है उन्हें आप milli equivalent per liter की फॉर्म में लिखोगे। अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ लिया है दैट इज वेल एंड गुड, एनवायरमेंट नहीं पढ़ा है तो जब आप एनवायरमेंट पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कैसे निकालोगे। आपको कंसंट्रेशन गिवन होगी मिलीग्राम पर लीटर। ये है आपका गिवन वेट। गिवन वेट को डिवाइड करो किससे, इक्विवेलेंट वेट से, आपको क्या मिल जाएगा, गिवन वेट को डिवाइड करो इक्विवेलेंट वेट से, व्हाट यू विल गेट। कोई बताएगा।
इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। And if we divide the given weight divided by equivalent weight, we get what? Number of moles. मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कितने मिली इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है आपके पर लीटर में? तो ये आप देखोगे एनवायरनमेंट के अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन आप लिखोगे किसकी फॉर्म में? मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। क्लियर है? Then concentration of these salts are taken in what? Milliequivalent per liter. So type of water आपको इन जनरल जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको गिवन होगा मिलीग्राम पर लीटर। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बाय डिवाइडिंग इट विद द इक्विवेलेंट वेट। अदरवाइज अगर आपको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में गिवन है डायरेक्टली पुट देम इन द फॉर्मूलास, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट देम। जो S2 टाइप ऑफ वाटर है उसको हम जिप्सम से पहले ट्रीट कराते हैं, देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस। मैंने जब C2 सॉइल पढ़ाई थी तो मैंने डायरेक्टली बोला था इसकी लीचिंग कर देना, बट जब मैंने बोला S2 तो S2 में पहले आप जिप्सम सॉइल में मिलाओगे उसके बाद लीचिंग करोगे। तो जिप्सम क्यों मिलाया? क्योंकि जो सोडियम आयंस है वो पानी में नहीं घुलते, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलते तो आप क्या करोगे? आप जिप्सम से ट्रीट कराओगे, नाउ ये कन्वर्ट हो जाएंगे Na2SO4, कैल्शियम आयंस इसके साथ होगा एंड दीज आर सोल्यूबल, ये आपका सोल्यूबल होगा, फिर ये पानी के साथ मिलके बह जाएंगे, ड्रेन अवे कर दोगे। लीचिंग क्या है? पानी के साथ सोल्स को बहा देना। नेक्स्ट, अब सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल की हमने क्लासिफिकेशन की हुई है बेस्ड अपॉन दी जो अभी हमने देखा C1 C2 C3 C4 S1 S2 S3 S4। तो S1 S2 S3 S4 और C1 C2 C3 C4 जो हमने देखा उसमें उससे हमने सॉइल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैलाइन सॉइल, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल कौन सी सॉइल है? जिसमें कंसंट्रेशन है Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। एल्कलाइन कौन सी सॉइल है? जिसमें इन सभी में से Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। उस Na पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज मोर। तो अब आप खुद ही देख लो, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है, सैलाइन सॉइल क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि आपके सोर्स क्या है? ज्यादा है। सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? सैलाइन सॉइल है, एल्कलाइन नहीं है, तो सोडियम की आयंस की कंसंट्रेशन विल बी लेस, तो सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। सोडियम कम है, सोडियम क्या करता है? पीएच को बढ़ाता है, तो पीएच क्या हो गया? पीएच विल बी लेस। देन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन तो सॉइल है, उसके साथ साथ जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर सॉइल सैलाइन है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, सॉइल कुछ कुछ एल्कलाइन है तो सोडियम की कंसंट्रेशन विल बी मोर। लेकिन अभी जो सोडियम है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब पीएच अभी कम रहेगा। अगर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई और पीएच भी क्या करने लग जाता है? इट इंक्रीजेस। तो इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हो। मोर ओवर आपको तो ये टेबल याद करनी है, सिंपल सी बात है। सैलाइन सॉइल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से ज्यादा, सोडियम की कंसंट्रेशन 15 से कम, पीएच 8 8.5 से कम। सैलाइन एल्कलाइन में ग्रेटर देन 4000, ग्रेटर देन 15, लेस देन 8.5। एल्कलाइन में लेस देन 4000, ग्रेटर देन 15, 8.5 से 10.5। ये टेबल आपको टिप्स पे होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर द सैलाइन एल्कलाइन सॉइल? व्हाट इज द सोडियम कंसंट्रेशन फॉर एल्कलाइन सॉइल? व्हाट इज द पीएच फॉर सैलाइन एल्कलाइन सॉइल? डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इस टेबल से। क्लियर? नेक्स्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बेसिस पे अगर आपको Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन गिवन है, आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको सॉइल की क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब C1 C2 C3 C4 में से कौन सी है? S1 S2 S3 S4 में से कौन सी है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे आप क्या बता सकते हो कि ये सॉइल कौन सी है? 100 से 250, 250 से 750, 750 से 2250, ग्रेटर देन 2250। तो ये लाई कर रहा है 250 से 750, 250 से 750 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये C2 सॉइल है। तो 350 है, 250 से 750 सॉइल इज C2। अब अगर हमें S1 S2 S3 S4 निकालना है तो वो कैसे क्लासिफाई करते हो? SAR की वैल्यू मदद से। तो SAR निकालना है, तो SAR क्या होता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पहले सोडियम आयंस के मिली इक्विवेलेंट्स निकालोगे, तो गिवन वेट को किससे डिवाइड किया? इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया, आपको क्या मिल गया? मिली इक्विवेलेंट्स मिल गए।
कैल्शियम गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया, आपको मिली इक्विवेलेंट्स मिल गए। गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया, आपको मिली इक्विवेलेंट्स मिल गए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम आयन इज 23.5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज 20, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12। तो यहाँ से आपने सभी की कंसंट्रेशन लिखी मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में, वहां से एसएआर वैल्यू निकाली। एसएआर वैल्यू आपकी 10 से कम निकल के आ रही है। सॉइल क्लासिफिकेशन इज S1। सो आपकी जो सॉइल है वो क्या हो गई, S1C2। S1C2 में अगर आपको क्रॉप को ग्रो करना है तो आप क्या बोलोगे कि हमें प्रायर लीचिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सॉइल कैसी है C2, और मैंने C2 में बोला था डायरेक्टली क्या कर देना, लीचिंग कर देना, इसमें कोई जिप्सम की जरूरत। क्लियर है। नेक्स्ट है, ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाई कंसंट्रेशन में लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, देयरबाय इंक्रीजेस एसएआर वैल्यू, हेंस हार्मफुल फॉर इरिगेशन। अगर आपके बाइकार्बोनेट्स बहुत ज्यादा हो सॉइल के अंदर, अगेन दे आर हार्मफुल। बाइकार्बोनेट्स अगर ज्यादा होते हैं तो होता क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो किसकी फॉर्म में हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन जाते हैं। अब वो आयंस नहीं रहते, अगर वो आयंस नहीं है तो इनकी आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। और अगर इन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई, ये तो उतना ही है, सोडियम आयंस उतना ही है, केवल इनकी आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गया तो डिनोमिनेटर कम हो गया। डिनोमिनेटर कम हो गया तो एसएआर वैल्यू क्या कर गई, बढ़ गई। और अगर एसएआर वैल्यू बढ़ गई तो बैठे बैठे जो सॉइल S1 थी वो S4 में कन्वर्ट हो सकती है, अगर आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई। और ये कंसंट्रेशन कम किसमें होती है, जब आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं। बाइकार्बोनेट्स मतलब HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट, पानी में क्वालिटी ऑफ वाटर, बोरोन कंसंट्रेशन। जो भी पानी आप इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हो उसमें बोरोन की कंसंट्रेशन 0.2 mg पर लीटर से कम है, कोई टॉक्सिक नहीं है। 0.3 mg पर लीटर से ज्यादा है, सम प्लांट्स के लिए टॉक्सिक है। अगर 4 mg पर लीटर से ज्यादा हो जाता है, सभी प्लांट्स के लिए क्या है, टॉक्सिक है। तो कुछ ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक बोरोन, सेलेनियम, मरकरी, जो हार्मफुल होते हैं इवन इन स्मॉल कंसंट्रेशन, जो आपके पानी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जो बोरोन है उसका हम खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपको पता है रिवर में लोग कपड़े वगैरह धोते हैं तो नहाते वगैरह हैं तो सोप का यूज करते हैं, साबुन, और साबुन के अंदर होता है बोरोन काफी मात्रा में। तो अगर ये डायरेक्टली हमने जहां नहा रहे हैं वहां से पानी को सप्लाई कर दिया तो वहां पे बोरोन है, अगर बोरोन है तो वहां पे इट इज वेरी टॉक्सिक टू सम प्लांट्स। क्लियर है। So these are the qualities of water that require for the irrigation purpose. Irrigation purpose के लिए क्या क्या qualities of water requirement थी वो सारी चीजें हमने देखी। किसी को कोई दिक्कत? यस, सोप्स के अंदर बोरोन। नेक्स्ट है आपका वाटर लॉगिंग एंड इट्स इफेक्ट। तो वाटर लॉगिंग कब होती है, जब आप ज्यादा पानी सप्लाई कर देते हो और फिर जो पानी आपका रूट जोन में स्टोर हो जाता है। जो इरिगेशन में डेफिनेशन है वाटर लॉगिंग की, ये नहीं है कि इस ग्राउंड के ऊपर पानी आना चाहिए। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ वाटर लॉगिंग इन इरिगेशन। वाटर लॉगिंग इन इरिगेशन मींस कि आपका पानी रूट जोन में आ गया, वाटर टेबल रीचेस अप टू द रूट जोन। तो पॉन्डिंग ऑफ वाटर, इसके कारण होगा क्या, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी। इट मेक्स सॉइल इल एरेटेड। इल एरेटेड का मतलब क्या है, हवा की कमी। तो आपको पता है अगर वाटर टेबल ऊपर आ गई तो यहाँ पे एयर नहीं आएगी, एयर नहीं आएगी, न्यूट्रिएंट्स जिस फॉर्म में रूट्स उन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ना न्यूट्रिएंट्स ले पाया प्लांट, ना एयर ले पाया, यील्ड क्या हो गई, कम हो गई। फिर इस यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी के कारण होता क्या है, ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण डिजीजेस के स्प्रेड होने का खतरा होता है। मॉस्किटोज और कीड़े मकोड़े बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। नेक्स्ट, सैलिनिटी भी बढ़ जाती है और एल्कलिनिटी भी बढ़ जाती है। सैलिनिटी और एल्कलिनिटी कैसे बढ़ जाती है, पानी अपने साथ क्या लेके आता है, सोल्ट्स। अब वो सोल्ट्स नीचे नहीं जा पा रही, वो सोल्ट्स पे वहीं पे रुके हुए हैं। अगर सोल्ट्स वहीं पे रुके हुए हैं तो अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, एल्कलिनिटी, अगर सोल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, सैलिनिटी। एल्कलिनिटी और सैलिनिटी आप कहाँ पे पढ़ोगे, यू विल स्टडी देम इन एनवायरमेंट में, दोबारा पढ़ोगे इस एल्कलिनिटी को। एल्कलिनिटी आपकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी हो सकती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या आपकी पॉजिटिव एल्कलिनिटी भी हो सकती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सोडा वगैरह जो होता है, CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है आपका, एग्रीकल्चर लैंड इज सेड टू बी वाटरलॉग व्हेन प्रोडक्टिविटी गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द हाई वाटर टेबल ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ वाटर इन रूट जोन डेप्थ। ये जो रूट जोन डेप्थ है यहाँ पर आपकी क्या आ गई, पानी की अवेलेबिलिटी अगर हो जाती है, अगेन इट इज व्हाट, हार्मफुल। Plants require nutrients like NPS in specific form to be consumed in nitrate, sulfate, phosphate, carbonate, जो मैं आपको बता
which are formed due to the oxidation reaction by the aerobic microorganisms. See here, if root zone voids are chopped by the water, thereby inhibiting the oxygen, avoid formation of usable nutrients affecting the growth of the plant. NH3 converted into nitrite, converted into what? Nitrate, using nitrosomonas and nitrobacter bacteria. S2 converted into S converted into sulfate, CO2 converted into carbonate. तो प्लांट को ये चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो मतलब एयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग हो गई, ना एयर की अवेलेबिलिटी है, ना ऑक्सीजन है, ना आपके न्यूट्रिएंट्स इन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएंगे और ना प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को लेगा, प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। इन वाटर लॉग्ड एरिया weeds and grass grow along with the crop, thereby affect the growth of the crop. अगेन जब भी वाटर लॉग्ड एरिया होगा तो आपको पता है वहां पर ग्रास, जो वीड्स होती हैं, जो हार्मफुल क्रॉप्स होती, जो हार्मफुल प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप नहीं है, क्रॉप के अलावा जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप रिमूव करते हो टाइम टू टाइम, वो क्रॉप बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, वो प्लांट्स बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि वो प्लांट्स बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, दैट्स व्हाई व्हाट वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग शुड नॉट बी देयर। नॉर्मल फार्मिंग ऑपरेशंस कांट बी डन ऑन वाटर लॉग्ड सॉइल, फॉर एग्जांपल टिलिंग एंड प्लोइंग। तो अगर आप टिलिंग और प्लोइंग करने जाओगे वाटर लॉग्ड सॉइल पे, आप कर ही नहीं पाओगे, ट्रैक्टर का टायर धंस जाएगा। अगर आप ट्रैक्टर नहीं करते, आप ये करोगे नहीं हम ट्रैक्टर का यूज नहीं करेंगे, हम बुल का यूज कर लेंगे, तो बुल के पैर धंस जाएंगे, बुल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अगर वाटर लॉगिंग सॉइल होगी तो वहां पर आप नॉर्मल फार्मिंग ऑपरेशन भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट एक बार आया था, एक पॉइंट आया था कि इट रिड्यूसेस द ऑस्मोटिक एक्टिविटी, ऑस्मोटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं सोल्ट्स। कैसे रिड्यूस करते हैं? सी है, ये क्रॉप है, ये रूट्स हैं, ये रूट्स का वॉइड है और यहाँ पर सोल्ट्स प्रेजेंट है, देयर इज सोल्ट्स प्रेजेंट इन दिस सॉइल। जो रूट्स होती हैं, अगर हम इनको एक्सेजरेट करें, ये रूट है, इसके अंदर ये वॉइड्स हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर वॉइड्स दिखाई। यहाँ पर जो वॉइड्स हैं वहां पर लगी होती है क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट अलाउज ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये केवल पानी को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कर सकती है। होता क्या है कि अगर यहाँ पर सोल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लिक्विड और एयर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहां पर हाई कंसंट्रेशन होती है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं चीजें। क्यों मूव करती हैं? ताकि दोनों जगह जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए, सो दैट कंसंट्रेशन विल बी सेम। अब होगा क्या कि यहाँ पर सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। अगर सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो यहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, पानी कम है, सोल्ट ज्यादा। तो जो रूट के अंदर पानी प्रेजेंट है ना, वो ये सोचता है, मतलब अब यहाँ से सोल्ट तो अंदर आ नहीं सकता, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सोल्ट अंदर नहीं आ सकता, बट ये पानी बाहर जा सकता है। तो होता क्या है, ये पानी बाहर निकलने लग जाता है। तो होना क्या चाहिए था? सोइल से पानी प्लांट के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? प्लांट से, प्लांट की रूट से पानी बाहर जा रहा है, सो दैट यहाँ पे जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है इट रिड्यूसेस। जो रूट के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन है और जो प्लांट के, हाँ, सोइल के अंदर रूट की कंसंट्रेशन, जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है, उन दोनों सोल्ट की कंसंट्रेशन को सेम करने के लिए पानी रूट से बाहर निकलने लग जाता है। अपोजिट वाटर फ्लोज, और जैसे ही पानी अपोजिट फ्लो करता है, अगेन पानी को, इस पेड़ को क्या नहीं मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा। अगर पेड़ को पानी नहीं मिला तो अगेन क्या हो जाएगा? उसकी यील्ड कम हो जाएगी। तो इट रिड्यूसेस ऑस्मोटिक एक्टिविटी, यही ऑस्मोटिक एक्टिविटी है। ऑस्मोटिक एक्टिविटी का मतलब था कि पानी रूट्स को मिले, रूट से प्लांट को मिले, लेकिन सोल्ट अगर बढ़ जाते हैं तो पानी उल्टा वापस आने लग जाता है, प्लांट को पानी मिलता ही नहीं है, और वहां पे अगर पानी नहीं मिलेगा यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो इट रिड्यूसेस द ऑस्मोटिक एक्टिविटी अगर आपकी सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। नाउ वाटर लॉगिंग किन किन कारणों की वजह से हो सकती है? ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन, जबरदस्ती पानी आप लैंड के ऊपर डाले जा रहे हैं। दूसरा, सीपेज ऑफ द कैनाल, ये कैनाल थी, कैनाल से सीपेज हो के इस ग्राउंड, जो ये ग्राउंड था, यहाँ पर वाटर टेबल क्या हो गई? बढ़ गई। इट इंक्रीजेस, जैसी वाटर टेबल बढ़ती है तो सीपेज ऑफ द कैनाल्स के कारण आपकी वाटर लॉगिंग हो सकती है। इनएडिक्वेट ड्रेनेज, हो सकता है सीपेज के कारण पानी तो आए लेकिन ये पानी ड्रेनेज के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो अगर ड्रेनेज नहीं होगी तब वाटर लॉगिंग होगी। तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज के कारण भी आपकी वाटर लॉगिंग हो सकती है। अगर किसी एरिया में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, अगेन इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग।
एंड सबमर्जेस ड्यू टू फ्लड। हो सकता है कोई एरिया आपका फ्लड के कारण क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, कोई एरिया फ्लड के कारण सबमर्ज हो जाता है, अगेन इट लीड्स टू वाटर। क्लियर? वाटर लॉगिंग को कैसे बचा सकते हैं? इंटेंसिव की जगह क्या यूज करो, एक्सटेंसिव इरिगेशन यूज करो। कैनाल से जो पानी सीप कर रहा है, कैनाल के लिए क्या कर दो, लाइनिंग कर दो। अभी लाइनिंग देखेंगे कैसे करते हैं, लाइनिंग कर दो कैनाल सी और वाटर को, उसकी ताकि सीपेज ना हो। बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा बनाओ कि अगर एक्स्ट्रा पानी है वो तुरंत बाहर निकल जाए। सरफेस भी हो सकता है, वो सब सरफेस भी हो सकता है। क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करो। क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये आगे देखेंगे। मोर ओवर क्रॉप रोटेशन इज, पहले एक ऐसी क्रॉप उगाओ जिसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, फिर एक ऐसी क्रॉप उगाओ जिसको पानी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फिर एक ऐसी क्रॉप उगाओ जिसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, फिर एक ऐसी क्रॉप उगाओ जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो क्रॉप को रोटेट करते रहो, ऐसा नहीं है कि एक ही क्रॉप को बार बार उगाए जा रहे हो। तो जिस क्रॉप को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसी को बार बार उगाए जा रहे हो तो होगा क्या, अल्टीमेटली वहां पर इरिगेशन वाटर आप सप्लाई करते जाओगे, सोल्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आपने पहले ऐसी क्रॉप उगाई जिसको पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है, फिर आपने ऐसी क्रॉप उगाई जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पानी आपने सप्लाई नहीं करा, तो सोल्ट की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे रिड्यूस। क्लियर है? तो क्रॉप रोटेशन को अवॉइड करो, वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी, सोल्ट की कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन अडॉप्टिंग हाईली एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक। हाईली एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक मतलब फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन यूज करो, ताकि आपको ज्यादा पानी सप्लाई ना करना पड़े। ज्यादा पानी आपको सप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी, देयर विल बी नो वाटर, ये वाटर टेबल नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारी सोइल वाटर लोड हो जाती है तो हमें उसको रिक्लेम करना होता है। नॉट वाटर लोड, अगर हमारी सोइल सेलाइन हो जाती है या एल्कलाइन हो जाती है तो हम उसको रिक्लेम करते हैं। कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अगर हमारी सोइल में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ जाती है तो उस केस में हम करते क्या है, प्रोसेस टू मेक अनकल्चरेबल सॉइल फिट फॉर कल्टीवेशन। लीचिंग, मैंने अभी बताया था आपको, लीचिंग करते हैं। तो सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल को बेसिकली हम लीचिंग से क्या करते हैं, उन सॉल्ट्स की या एल्कली की कंसेंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रोसेस टू मेक अनकल्चरेबल सॉइल फिट फॉर कल्टीवेशन। सेलाइन एंड वाटर लॉग सॉइल गिव्स लो क्रॉप यील्ड। आपको पता है जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी या वाटर लॉगिंग होगी, वहां पर होगा क्या, जो क्रॉप की यील्ड है वो कम होगी। तो आपको क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैलिनिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हमें रिक्लेम करना पड़ेगा सोइल। वाटर लॉग्ड एरिया बिकम सैलाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इफेक्ट्स ऑफ सोल्ट्स इन द सॉइल। एवरी सॉइल कंटेन्स सम मिनरल, जिसमें से कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ इंजूरियस होते हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ। इंजूरियस सोल्ट्स आप जो बोलते हो एल्कली सोल्ट्स होते हैं। उन एल्कली सोल्ट्स में कौन कौन से सोल्ट्स होते हैं, पहला होता है Na2SO4, दूसरा होता है NaCl, तीसरा होता है Na2CO3। जो ये Na2SO4 और जो NaCl होते हैं इन्हें हम बोलते हैं व्हाइट एल्कली। ये हमारे सबसे कम हार्मफुल सोल्ट्स होते हैं। जो Na2CO3 है इसको हम बोलते हैं ब्लैक एल्कली एंड इट इज मोस्ट हार्मफुल, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। तो हार्मफुलनेस देखें तो Na2CO3 सबसे ज्यादा होता है, फिर Na2SO4 होता है, फिर NaCl होता है। तो आपको ध्यान रखना है दैट ब्लैक एल्कली इज मोस्ट हार्मफुल। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस आपने पढ़ा होगा, एफ्लोरोसेंस होता है फॉर्मिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ सोल्ट्स ऑन द सरफेस आफ्टर द इवेपोरेशन। ये आपकी सॉइल है, यहाँ पे आपने पानी को सप्लाई किया, धीरे धीरे पानी इवोपरेट होता है, तो होता क्या है, सोल्ट यहाँ पर जम जाता है। जो सोल्ट यहाँ पर सॉइल के ऊपर जम जाता है, ये व्हाइटिश लेयर बना देता है। और ये जो व्हाइटिश लेयर आपको दिखती है इसको बोलते हैं क्या, एफ्लोरोसेंस लेयर। क्लियर है? तो फॉर्मिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ सोल्ट्स ऑन द सरफेस आफ्टर इवेपोरेशन इज नोन एज एफ्लोरोसेंस। ये जो लेयर होती है 5 से 7.5 mm के बीच में होती है। नेक्स्ट है reclamation of soil. Reclamation of salt affected soil is done by what? Leaching. Land is flooded with water with adequate depth of the water. Salts dissolved in water. जो सोल्ट्स हैं वो पानी के अंदर घुलते हैं, सोल्ट्स हैं वो पानी के अंदर घुलते हैं और फिर ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, ड्रेन अवे हो जाते हैं, they get drained away. प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं till salt concentration becomes suitable for some salt resistant crops such as fodder and pasta. अगर कंसंट्रेशन है 100 mg पर लीटर,
हम इसको रिड्यूस करके लाते हैं 50 mg/लीटर, और फिर ऐसी क्रॉप को ग्रो करते हैं जो इंफीरियर क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो सोल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फोडर हो गया, बाजरा हो गया। उसके बाद हम धीरे धीरे लीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, और वो 20 mg/लीटर, मतलब जो भी जितना क्वांटिटी में आपकी सारी क्रॉप ग्रो हो जाती है उस क्वांटिटी तक हम सोल्ट की कंसेंट्रेशन को लेके आते हैं। तो पहले लेके आते हैं कहाँ तक, वहां तक जहां तक आपकी इंफीरियर क्रॉप ग्रो हो। फिर हम इंफीरियर क्रॉप को तो ग्रो करते रहते हैं, हमारी इनकम भी होती रहती है, और साथ साथ हम लीचिंग प्रोसेस से क्या करते रहते हैं, लैंड को रिक्लेम भी करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल सॉइल इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप। जनरली 2 सीजन के अंदर अंदर ये चीजें हमारी जो सॉइल है वो वापस से रिक्लेम हो जाती है। जब हम रिक्लेम कर रहे होते हैं तो जो उसमें ब्लैक एल्कली है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है और सबसे कम सोल्यूबल है। तो जब हम लीचिंग के लिए पानी को सप्लाई करते हैं तो उसमें Na2SO4 और जो NaCl है वो तो घुल जाता है पानी के अंदर, लेकिन ये जो Na2CO3 है ये पानी के अंदर घुलता ही नहीं है। अगर ये पानी के अंदर घुलेगा ही नहीं तो क्या ये लीचिंग प्रोसेस से हम बाहर निकाल पाएंगे इसको? कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो आपने देखा था जब S2 कंसेंट्रेशन थी, जब S2 टाइप ऑफ सॉइल थी, तो उसमें हमने देखा था, हमने जिप्सम को मिलाया था बिफोर लीचिंग। तो जिप्सम को क्यों मिलाया था कि ये जो Na2CO3 है, अब वो जो रिएक्शन लिखी थी वो पूरी हुई है यहाँ पर। ये जो Na2CO3 है इसमें हमने क्या मिलाया, जिप्सम मिलाया, तो ये कन्वर्ट हो गया Na2SO4 और CaCO3। अब ये ज्यादा सोल्यूबल है, अगर ये ज्यादा सोल्यूबल है तो इसको आसानी से रिमूव इट। देन एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करना है तो उसको मिलाना है लाइमस्टोन। तो अगर एल्कली सॉइल को रिक्लेम करना है गो फॉर व्हाट, जिप्सम एंड लीचिंग। अगर एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करना है गो फॉर व्हाट, लाइमस्टोन। क्लियर? आपको पता है एसिड और लाइम क्या है, बेस, तो ये न्यूट्रल बन जाते हैं दोनों चीज। नाउ नेक्स्ट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट। अब आप पानी तो सप्लाई कर ही रहे हो लीचिंग प्रोसेस के लिए, तो जब आप पानी सप्लाई कर रहे हो लीचिंग प्रोसेस के लिए तो कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, कैसे निकालें? तो दैट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, कि क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रेन्ड पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको टोटल पानी में से कितने पानी की रिक्वायरमेंट है लीचिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक एन एग्जाम्पल, ये फील्ड है, इस फील्ड में जो आप पानी डाल रहे हो वो टोटल डाल रहे हो 100 m3। इसमें से आपको पता है कि क्रॉप और जो लॉसेस है उन सबकी रिक्वायरमेंट है 80 m3, और जो मेरी लीचिंग की रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 m3। तो अगर मैं बोलूं लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा, लीचिंग रिक्वायरमेंट होगा 20 m3 पानी मुझे चाहिए, किसके लिए? ड्रेनेज पर्पस के लिए, और टोटल पानी जो मैंने सप्लाई किया वो किया 100। सो दिस रेशियो इज नोन एज व्हाट, लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कितनी डेप्थ ऑफ पानी आपको ड्रेन करना है। तो इसको आप, एरिया तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप डेप्थ की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको डेप्थ की फॉर्म में लिखूं 100 मीटर लिख देता हूं, मैं ये मान लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया। 100 मीटर डेप्थ का मैंने पानी सप्लाई किया, 80 मीटर पानी मेरा यूटिलाइज हो गया, लॉसेज हो गया या यूटिलाइज हो गया, और 20 मीटर पानी मैंने क्या कर दिया, ड्रेन आउट कर दिया। तो मैं लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या लिखूंगा, 20/100, मतलब कितना पानी ड्रेन आउट किया और कितना मैंने टोटल पानी सप्लाई किया। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पानी मैंने कितना सप्लाई किया है, तो टोटल पानी मैंने सप्लाई किया 80 + 20। 80 कौन सा पानी है, 80 है जो प्लांट में यूटिलाइज हो गया, और 20 कौन सा पानी है जो मैंने ड्रेन आउट कर दिया। तो यहां से अगर मैं ये निकालूं, ये 20 निकालना चाहता हूं तो कैसे आएगा, 100 - 80। तो टोटल कितना पानी सप्लाई किया उसमें से जितना यूटिलाइज हो गया, डी डी इज इक्वल्स टू में DI - CU। तो यहाँ से अगर मैं लीचिंग रिक्वायरमेंट लिखूं तो डी अपॉन में टोटल होता है, तो डी कितना है, DI - CU डिवाइडेड बाई DI। यहाँ से DI कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - CU अपॉन DI। सो लीचिंग रिक्वायरमेंट इज व्हाट, 1 - CU अपॉन DI। हमें ये कंसेप्टिव यूज पता होता है, हमें टोटल पानी पता होता है, हमें ये लीचिंग रिक्वायरमेंट निकालना होता है, हमें ये डी नहीं पता होता। क्योंकि ये डी नहीं पता तो हम लीचिंग रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, इसको देखने के लिए हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट, इस तरह से कन्वर्ट किया। करना कुछ नहीं है, केवल रीअरेंज किया टर्म्स को। 1 - CU अपॉन DI, वी विल गेट लीचिंग रिक्वायरमेंट। हमें क्लियर? नेक्स्ट, लीचिंग रिक्वायरमेंट को आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका फील्ड था, यहां से आपने पानी सप्लाई किया Q, कंसंट्रेशन था C। क्लियर? अब कुछ पानी तो आपका चला गया
प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया, और कुछ पानी गया आपका किसमें, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं डी पानी गया कहां पर, ड्रेन आउट में। अब सोल्ट की कंसेंट्रेशन, क्या सोल्ट पानी में उड़ चुका है, यहाँ पे इवापोरेट हो गया, नहीं सोल्ट नहीं उड़ा है। तो सोल्ट की कंसेंट्रेशन क्या कर जाएगी यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन होगी सोल्ट की, जो सोल्ट का अमाउंट है वो तो यहाँ पर सेम रहेगा, अमाउंट सेम है। मुझे बताओ पानी की क्वांटिटी कम हो गई, कंसेंट्रेशन क्या होगा, सोल्ट का अमाउंट सेम है, पानी की क्वांटिटी कम हो गई तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, सोल्ट का अमाउंट सेम है, पानी का अमाउंट कम हो गया तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी, कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। तो जो टोटल वाटर सप्लाई कर रहे हो और जो ड्रेन वाटर है, तो टोटल वाटर से ड्रेन वाटर में पानी क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, लेकिन कंसेंट्रेशन क्या कर रही है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंसेंट्रेशन है वो डेप्थ ऑफ पानी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेप्थ ऑफ वाटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट है डी अपॉन में डी आई, अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट है डी अपॉन में डी आई, तो इसका जस्ट अपोजिट आप कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी आई अपॉन में सी डी विल बी व्हाट, लीचिंग रिक्वायरमेंट। और ये जो कंसेंट्रेशन है इसको आप किसके माध्यम से मेजर करते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के माध्यम से मेजर करते हो। एम आई क्लियर? फिर ये क्वेश्चन की बने, इसमें सैचुरेटेड मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है आपको सॉइल की, फिर इरिगेशन वाटर की आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर निकालना है, कितना सप्लाई करें टोटल, कंजप्टिव यूज आपको दे रखा है। आपको ये दे रखा है कि जो ड्रेन आउट वाटर की कंडक्टिविटी है वो सॉइल की जो कंडक्टिविटी है उसके ट्वाइस है। आपको पता है कि जो ड्रेन आउट पानी है उसमें पानी की क्वांटिटी कम है, कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसेंट्रेशन क्या है, कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स है आपकी सॉइल से पानी में। तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पहले ईसीडी निकाल लेंगे। हमें ईसीडी अगर मिल गई, ईसीआई हमें दे रखा है, तो क्या हम लीचिंग रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट निकल जाएगा आपको। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट कैसे निकाला आपने, ईसीआई अपॉन में ईसीडी। ईसीडी क्या था, 2 इंटू ईसीएस, तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 20, ये आपको 1.2 दे रखा है। लीचिंग रिक्वायरमेंट है 6%, तो टोटल पानी है 100%, 6% पानी आपने लीचिंग रिक्वायरमेंट मतलब किसमें यूज कर लिया, लीचिंग पर्पस के लिए यूज कर लिया, और जो 94% पानी है वो यूज किसने किया है, कंजप्टिव यूज में यूज किया। क्लियर है? अब लीचिंग रिक्वायरमेंट तो आ गई आपकी 6%, कंजप्टिव यूज आपको गिवन था 80 mm, कंजप्टिव यूज आपको गिवन है 80 mm, कंजप्टिव यूज इज 80 mm। आपको क्या निकालना था, टोटल वाटर सप्लाई निकालना। क्लियर है? अगर आप लीचिंग रिक्वायरमेंट को परसेंटेज के टर्म्स में लिखो, इसको अगर आप 100 के टर्म्स में लिखो तो इसको भी किसके फॉर्म में लिखना, 100 के टर्म्स में लिखना, और इस रेशियो को भी किसके टर्म्स में लिखना, 100 के टर्म्स में। मल्टीप्लाई कर देना 100 से, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 100 अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में लिखो। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, अगर आपको वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना है तो आप क्या करते हो, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम इज टू बी प्रोवाइड। आपको एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना। इन ऑर्डर टू अवॉइड दी वाटर लॉगिंग, पानी को सुदूर जोन में जमा होने से बचाना है तो आप क्या प्रोवाइड करो, ड्रेनेज प्रोवाइड करो। दिस सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। ड्रेनेज आपकी 2 तरह की होती है। अब छुट्टी, चलिए ये वाली स्लाइड्स देख लेते हैं, फिर सब सरफेस को आगे देखेंगे। ठीक है, ये सिस्टम दो प्रकार का होता है। अगर वाटर लॉगिंग को आपको अवॉइड करना है तो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम में आपका सरफेस होता है, सब सरफेस होता है। सरफेस ड्रेनेज में आप क्या करते हो, ये देखो आपको दिख ही रहा है, ये आपका ग्राउंड था, आपने क्या करा, यहाँ पर एक सब सरफेस ड्रेन बना दी। ये कौन सी ड्रेन है, शैलो सरफेस ड्रेन। तो डायरेक्टली पानी कहाँ पे जा रहा है, इस ड्रेन में जा रहा है, इस ड्रेन से आप बाहर निकाल दोगे पानी। फिर आता है आपका डीप सरफेस ड्रेन, है तो सरफेस ड्रेन ही, पानी तो कलेक्ट कर रही है सरफेस में, सरफेस से ही पानी कलेक्ट हो रहा है, सरफेस से ही, बट इसको आपने थोड़ा नीचे क्या हुआ है, ड्रेन को डाला हुआ है।
तो आप ये पानी के साथ सोइल ना आ जाए तो आपने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, ग्रेवल डाला हुआ है। इस ग्रेवल में से पानी छन के आता है इस ड्रेन के अंदर और नीचे चला जाता है। तो पानी कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, सरफेस में, क्योंकि पानी कलेक्ट हो रहा है कहाँ से, सरफेस से, तो इसको बोलते हैं डीप सरफेस ड्रेन। कलेक्ट सब सरफेस वाटर फ्रॉम द टाइल ड्रेन, कलेक्ट वाटर फ्रॉम द सरफेस, दीज आर शैलो सरफेस ड्रेन। ये जो डीप सरफेस ड्रेन है इसी का दूसरा नाम है फ्रेंच ड्रेन। तो एग्जाम में अगर आपको दिखे फ्रेंच ड्रेन, तो फ्रेंच ड्रेन इज नथिंग बट अ सरफेस ड्रेनेज used for the removal of the excess rainwater or irrigation water by the use of open ditches of the drains. नेक्स्ट है आपका सब सरफेस ड्रेन। ये आपने क्या पूछा हुआ है, रिक्वायर्ड फॉर सोइल हैविंग पुअर ड्रेनेज एंड हाई वाटर टेबल। अगर वाटर टेबल आपकी हाई है, ये आपका ग्राउंड था, वाटर टेबल आपकी हाई है, तो इस वाटर टेबल को नीचे लाने के लिए आप ये क्या बिछाते हो, ड्रेन्स बिछाते हो, जिन्हें बोलते हैं सब सरफेस ड्रेन। इसका डिजाइन देखेंगे कल, टुमारो वी विल सी दैट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सरफेस, सब सरफेस, दो प्रकार से आप ड्रेनेज सिस्टम देते हो, वन इज सरफेस, सेकंड इज सब सरफेस। सरफेस भी दो तरह का, एक शैलो एक डीप। डीप का दूसरा नाम है फ्रेंच। सब सरफेस ड्रेन वो ड्रेन है जो वाटर टेबल को नीचे करने के काम आता है। जिस सॉइल के अंदर पुअर ड्रेनेज होती है वहां पर हम इस प्रकार की ड्रेनेज को लगाते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। यहाँ तक अगर कोई की किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। चलिए ठीक है, थैंक यू।